कहानी हमारे मेन कैरेक्टर वांग जेयुन की। जेयुन को इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा सिस्टम मिलता है जो कि उसको अनगिनत स्पीड स्टोन दे सकता है। इनविंसिबल सिस्टम को रोज ऐसा ट्रेजर देता है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर काफी रेयर है। जेयुन जितने ज्यादा स्पीड स्टोन स्पेंड करेगा उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी इंक्रीज होगी। हालांकि ये इनविंसिबल सिस्टम जेयुन के पास हमेशा से नहीं था। जेयुन अपने रियल वर्ल्ड के अंदर एक इंटरनेट एडिक्ट था। हालांकि इंटरनेट चलाते चलाते जेयुन को पता ही नहीं चला कि वो कब जियांटियान कॉन्टिनेंट के अंदर आ गया। इस वर्ल्ड में एंटर करने के साथ ही जेयुन को मेमोरीज याद आती है। उसे पता चलता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर मार्शल आर्ट सबसे ज्यादा वैल्यू करती है। इस वर्ल्ड के अंदर हर एक बंदे का सपना है कि वो किसी न किसी सेट को ज्वाइन करे। तो यहाँ पे एक नया सेट भी बनता है तो उसके अंदर बहुत सारे डिसाइबल आना चाहते हैं। वही हमारा मेन कैरेक्टर वांग जेयुन जिस सेट के सामने खड़ा है उसका नाम है स्टार सोल सेट। इस सेट को ओपन हुए अभी मुश्किल से आधा महीना हुआ है। हालांकि यहाँ पे जितनी भीड़ लगी हुई है वो सारे लोग इस सेट को ज्वाइन करने के लिए आए हैं। लेकिन जेयुन को पता होता है कि वो इस सेट के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि जेयुन के पास बिल्कुल भी मार्शल आर्ट की नॉलेज नहीं है। जेयुन डिसाइड करता है कि वो यहाँ से कोई सेफ जगह पे जाएगा। जेयुन जैसे वहां से निकल रहा होता है स्टार सोल सेट के दो लोग वहां पे आगे होते हैं। वहां पे जो लेडी खड़ी थी वो स्टार सोल सेट की लीडर थी जिसका नाम है चैन चुई। चैन चुई बोलती है स्टार सोल सेट को ज्वाइन करने के लिए आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं, साथ ही में ना आपकी एज और कल्टीवेशन मैटर करती है। चैन चुई की बात सुनकर सारे लोग काफी खुश हो गए होते हैं। सारे लोग को लग रहा होता है कि फाइनली वो लोग एक सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वही हमारा मेन कैरेक्टर वांग जेयुन सोच रहा होता है ये लड़की काफी सुंदर है। मेरे वर्ल्ड की जो इंटरनेट की इन्फ्लुएंसर थी वो भी इतनी सुंदर नहीं दिखती थी। चैन चुई बोलती है स्टार सोल सेट को ज्वाइन करने के लिए आपको बस एक काम करना होगा। आप लोग के पास यहाँ पे 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे के अंदर आप लोग को 10,000 स्पीड स्टोन लेके आने हैं। चैन चुई की ये बात सुन के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं क्योंकि जाओटियन कॉन्टिनेंट के अंदर 10,000 स्पीड स्टोन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। 10,000 स्पीड स्टोन की वजह से सारे लोग वहां जाने लगते हैं और वहीं स्टार सोल सेट की रेपुटेशन भी काफी वीक हो गई होती है। जेयुन भी काफी सरप्राइज होता है क्या इस वर्ल्ड के अंदर भी यहाँ पे इतने लालची बिजनेस एग्जिस्ट करता है। स्टार सोल सेट को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई पागल बंदे हाँ करेगा। लेकिन अचानक से जेयुन के सामने एक सिस्टम विंडो आता है। वो सिस्टम बताता है कि आपकी चीट एबिलिटी अवेकन हो गई है। आपके सिस्टम का नाम है इनविंसिबल जीनियस सिस्टम। जेयुन सोचता है मुझे लगा मानव स्टोरी के अंदर सिस्टम मिलता है लेकिन मुझे भी यहाँ पे सिस्टम मिल चुका है। मैंने जितनी भी स्टोरीज पढ़ी है उन सब के मुकाबले ये सिस्टम काफी अजीब है। इनविंसिबल जीनियस सिस्टम बताता है आपको यहाँ पे पैसे खर्च करने हैं ताकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको। आप यहाँ पे बेफिक्र होकर खर्च करो बाकी सब सिस्टम संभाल लेगा। जेयुन जब अपने सिस्टम के पैनल को ओपन करता है तो वो देखते उसका कॉम्बैट लेवल काफी लो है। काफी शौक की बात तो ये थी कि उसके पास काफी अच्छे आइटम पड़े थे। उनके पास यहाँ पे 10,000 9th लेवल के हेवनली थंडर तलिस्मान है। जेयुन बोलते हैं सिस्टम मुझे ना सिर्फ अनगिनत स्पीड स्टोन देगा बल्कि वो मुझे काफी डिफरेंट ट्रेजर भी प्रोवाइड करेगा। सिस्टम बताता है आप जितना खर्च करोगे आपका रिवॉर्ड उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन सारे ट्रेजर को खर्च नहीं कर पाए तो यहाँ पे आपके स्पेंडिंग पॉइंट को कम कर दिया जाएगा। स्पेंडिंग पॉइंट्स वो करेंसी होती है जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेगी। आप यहाँ पे स्पेंडिंग पॉइंट को रियलम, मार्शल आर्ट स्किल, डिवाइन पावर और भी बहुत सारी चीजों को एक्सचेंज कर सकते हो। इन सारी चीजों को देख के जेयुन काफी कंफ्यूज हो गया होता है। अचानक से हम देखते हैं सिस्टम पॉल को पहला टास्क देता है। जेयुन को यहाँ पे स्टार सोल सेट को ज्वाइन करना है। वहीं हम देखते हैं चैन चुई को जिसने जानबूझ के रिक्वायरमेंट रखी थी। इन सारी चीजों के पीछे रीजन उसके फादर थे। चैन चुई के फादर जाओटियन कॉन्टिनेंट के एक बहुत ही पावरफुल सेट के लीडर है। उस सेट का नाम है स्टार एक्सट्रीम सेट। चैन चुई के फादर ने उसको जानबूझ के सेट ओपन करने के लिए बोला कि चैन चुई की नॉलेज काफी बढ़ सके। लेकिन चैन चुई बिल्कुल भी सेट के अंदर ध्यान नहीं देना चाहती। वो यहाँ पे कल्टीवेट करके आगे बढ़ना चाहती है। चैन चुई इसीलिए इतनी डेडिकेटेड है क्योंकि वो एक होली वुमन की रीइंकार्नेशन है क्योंकि हायर इलम से आई है। यहाँ पे कल्टीवेट करना चाहती है ताकि वो अपना रिवेंज ले सके। थोड़ी देर वेट करने के बाद चैन चुई देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। वैसे भी चैन चुई का मानना था कि एक नया सेट को ज्वाइन करने के लिए कोई भी 10,000 स्पीड स्टोन नहीं देगा। लेकिन इससे पहले वो वहाँ पे जा पाती उसको कोई बंदा बुलाता है। वो बंदा बोलता है सेट लीडर प्लीज रुक जाइए मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है। वो बंदा बोलता लगता है स्टार सोल सेट के पास पैसे काफी कमी है तो मैं यहाँ पे स्टार सोल सेट को 1 लाख लो ग्रेड के स्पीड स्टोन दूंगा। ये बात सुन के चैन चुई काफी शौक रह गई होती है। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता कि ऐसी जगह कोई बंदा हो सकता है जिसके पास इतने सारे स्पीड स्टोन हो। जैसे वो पीछे की तरफ देखती है वहां पे वांग जेयुन खड़ा होता है। हालांकि जेयुन ने बोला था कि जो भी सेट को ज्वाइन करेगा वो एक बेवकूफ होगा लेकिन वो यहाँ पे स्टार सोल सेट को ज्वाइन करके वही बेवकूफ बनने के लिए तैयार है। उसके बाद जेयुन अपने पास से एक रिंग बाहर निकालता है जिसके अंदर 1 लाख लो ग्रेड के स्पीड स्टोन होते हैं। वो रिंग लेने के बाद चैन चुई इस रिंग को चेक करती है। इन काफी कमाल की बात तो ये थी कि उसके अंदर सच में 1 लाख लो ग्रेड के स्पीड स्टोन थे। चैन चुई को भरोसा नहीं हो रहा होता कि इस वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा बेवकूफ हो सकता है जो कि एक नया सेट को ज्वाइन करने के लिए 1 लाख स्पीड स्टोन देगा। ताकि चैन चुई को काफी गुस्सा आता है लेकिन वो शांत होते हुए बोलती है तुमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि तुम हमारे सेट को ज्वाइन करना चाहते हो। इस सेट के बाद अभी रहने के लिए भी जगह नहीं है। जेयुन बोलता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास काफी सारे पैसे हैं। इस सेट को बिल्ड करने में मैं काफी हेल्प कर सकता हूँ। जेयुन के पैसों की वजह से चैन चुई कुछ भी नहीं कर पा रही होती।
उसके बाद चैन चुई बोलते हैं हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, तो तुम हमारे सेट को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा काफी नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि जेयून के पास इनविंसिबल जीनियस सिस्टम है, उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी, तो अपने स्टार सोल सेट के अंदर काफी सारे रिसोर्सेज लेके आ सकता है। जेयून बोलता है सेट लीडर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, स्टार सोल सेट के रिसोर्सेज के लिए मैं पे करूंगा। जेयून की बातों को सुनकर चैन चुई काफी गुस्सा हो गई होती है। वहीं जेयून को रियलाइज हो गया होता है कि चैन चुई नहीं चाहती कि वो स्टार सोल सेट को ज्वाइन करे। चैन चुई अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सोच रही होती है आखिर ये पागल इंसान कहाँ से आया है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरा सेट ज्वाइन करे वरना मैं फालतू के चक्करों में फंस जाऊंगी। चैन चुई का मन तो कर रहा था कि वो यहाँ पे पॉल खत्म कर दे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि उसने यहाँ पे प्रॉमिस किया है तो उसे अपने वर्ड पे रहना पड़ेगा। चैन चुई बोलते तुम स्टार सोल सेट को ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हारी कल्टिवेशन के अंदर बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगी, तुम्हें यहाँ पे हर एक चीज खुद से सीखनी होगी। ये सुन के जेन काफी शौक लग गया होता है और थोड़ी देर सोचता है। तभी जेन को ध्यान आता है कि उसकी कल्टिवेशन का सिस्टम आगे बढ़ाएगा, उसे किसी मास्टर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। चैन चुई सोचते ये बंदा यहाँ पे काफी देर से सोच रहा है, इसका मतलब ये पक्का स्टार सोल सेट को ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन तभी जेन बोलते सेट लीडर बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे स्टार सोल सेट या आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। काफी खुश होता है, सोच रहा होता है मैं यहाँ पे सेट को ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, इसीलिए अपने टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ और बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ, आखिर मैं यहाँ पे स्टार सोल सेट को ज्वाइन क्यों ना करूँ। जेयून की बातों से चैन चुई काफी परेशान हो गई होती है और अपने घुटनों पे बैठ गई होती है। चैन चुई ने नहीं सोचा था यहाँ पे ऐसा भी बंदा हो सकता है जो कि 1 लाख स्पीड स्टोन को ऐसे ही खर्च कर दे, वहीं उसको कोई मास्टर और रहने की जगह भी नहीं चाहिए। ऐसा बंदा इस वर्ल्ड के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। चैन चुई अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है ताकि वो यहाँ पे जेन को खत्म कर सके, क्योंकि चैन चुई के पास और कोई रास्ता बाकी नहीं था। चैन चुई का बटलर बोल रहा था यंग मिस प्लीज शांत हो जाइए, हम यहाँ पे चीजों को इतना हार्ड नहीं कर सकते, हमारे स्टार सोल सेट को कम से कम एक डिसेबल चाहिए। वहीं जेन काफी शौक होता है क्योंकि उसने 1 लाख स्पीड स्टोन खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी ये सेट लीडर खुश होने के बजाय काफी गुस्सा कर रही है। चैन चुई अपने गुस्से को शांत करती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। चैन चुई बोलती है ठीक है वांग जेयून, आज से तुम स्टार सोल सेट के डिसेबल हो। सिस्टम जेन को बताता है कि आपको यहाँ पे 200 स्पेंडिंग पॉइंट मिलते हैं, आपने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है। जेयून काफी खुश हो गया था, बोलता है सिस्टम क्या तुम्हारे पास और भी टास्क है। भले ही जेयून को ये बात पता ना हो कि स्पेंडिंग पॉइंट कैसे यूज करने हैं, लेकिन वो यहाँ पे काफी स्पेंडिंग पॉइंट कमाना चाहता है। सिस्टम बताता है जब तक तुम्हारे पास टास्क नहीं आता तब तक तुम यहाँ पे और ज्यादा खर्च कर सकते हो और पॉइंट कमा सकते हो। हालांकि डायरेक्टली स्पीड स्टोन खर्च करने से तुम्हारे पॉइंट नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे स्पीड स्टोन खर्च करने से किसी के बिहेवियर के अंदर चेंज आता है तुम्हें वहाँ पे स्पेंडिंग पॉइंट जरूर से मिलेंगे। ये सुनने के बाद जेयून एक प्लान बनाता है। जेयून चैन चुई को बोलता है अब क्योंकि स्टार सोल सेट का मैं अकेले डिसाइपल हूँ, इसका मतलब मैं आपका डायरेक्ट डिसाइपल हुआ। चैन चुई बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चैन चुई सोच रही होती है वैसे ही जेन को अपने सेट के अंदर लेके मैंने बहुत बड़ी मुसीबत पाल ली है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी करके इसको अपना डायरेक्ट डिसाइपल तो नहीं बनाऊंगी। जेन बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए मुझे कितना पे करना होगा। ये बात सुनकर चैन चुई और बट्टा दोनों काफी शौक हो गए होते हैं। डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए कोई भी ऐसा तरीका नहीं बनाता। चैन चुई हंसते हुए बोलती है इस लड़के में पक्का से कोई बात है। चैन चुई बोलते हैं अगर तुम्हें मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बनना है तुम्हें कम से कम 1 लाख हाई क्वालिटी के स्पीड स्टोन देने होंगे। ये बात सुनकर जेयून काफी शौक हो गया होता है क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जेयून का ऐसा देख के चैन चुई काफी खुश हो गई होती है। चैन चुई को लग रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे से जीत गई। ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, यहाँ तक कि 3rd ग्रेड के सेट के पास भी 1 लाख हाई क्वालिटी के स्पीड स्टोन नहीं होते। लेकिन तभी चैन चुई काफी शौक हो जाती है क्योंकि जेयून बोलते तो काफी कम है, मैं आपका डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए इससे ज्यादा पे करने के लिए तैयार हूँ। जेयून अपने पास एक स्टोरेज रिंग बाहर निकालता है जिसके अंदर 5 लाख हाई क्वालिटी के स्पीड स्टोन होते हैं। जेयून सोचता है काफी मजा आ गया, लगता है मेरा जन्म ही खर्च करने के लिए हुआ है, मैंने यहाँ पे इतने सारे स्पीड स्टोन खर्च कर दिए और इनका रिएक्शन देख के लग रहा है मुझे पक्का से पॉइंट्स मिलेंगे। सिस्टम बताता है ये रिएक्शन बिल्कुल परफेक्ट था, इसीलिए आपको यहाँ पे 200 स्पेंडिंग पॉइंट मिलते हैं। वही चैन चुई सोच रही होती है आखिर ये पागल इंसान है कौन, अगर इसने 5 लाख हाई क्वालिटी के स्पीड स्टोन किसी और 3rd ग्रेड सेट को दिए होते तो उस सेट ने यहाँ पे जेन को बहुत इजीली एंसेस्टर बना दिया होता। आखिरकार जेन ने मेरे स्टार सोल सेट को क्यों ज्वाइन किया। चैन चुई सोचती है लगता है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपने मुंह से वापस से वर्ड निकाल दिया है। चैन चुई बोलती है जेयून मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाती हूँ। वही चैन चुई जेन को वेलकम गिफ्ट के तौर पे मिस्टिक अजूरे शॉट भी देती है। चैन चुई अपनी हरकतों की वजह से काफी एम्बेरस हो गई होती है क्योंकि चैन चुई ने यहाँ पे बार्गेन करते हुए एक डायरेक्ट डिसाइपल बनाया है, उसको वेलकम गिफ्ट के तौर पे अपनी मिस्टिक अजूरे शॉट देनी पड़ी। और ये सारी बातें यहाँ से बाहर निकल गई तो मेरी तो काफी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वही जेयून काफी परेशान हो गया होता है क्योंकि मिस्टिक अजूरे शॉट लेने की वजह से सिस्टम जेयून से काफी गुस्सा हो गया होता है। सिस्टम बोलता है एक्सपेंड करने वाला मास्टर कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता, आपने यहाँ पे गिफ्ट का एक्सेप्ट किया है इसीलिए आपके स्पेंडिंग पॉइंट के अंदर से 20 पॉइंट डिक्रीज किए जाते हैं, लेकिन अगर आप इस गिफ्ट को 1 घंटे के अंदर वापस कर देते हैं आपको आपके 20 पॉइंट वापस से मिल जाएंगे। जेयून बोलता है सिस्टम तुम इस बात को काफी दिल पे ले रहे हो। वहीं हम देखते हैं जेयून अपने घुटनों पे आके मिस्टिक अजूरे स्वॉर्ड को चैन चुई की तरफ कर देता है। चैन चुई पॉल को देखते हुए बोलती है आखिर तुम कर क्या रहे हो। जेयून बोलता है मुझे बस खर्च करना था, मुझे इसके बदले यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात सुनकर चैन चुई काफी गुस्सा हो गई होती है, वो अपने मिस्टिक अजूरे स्वॉर्ड को लेते हुए बोलती है
तुम्हें सच में लगता है कि पैसा हर चीज खरीद सकता है? अगर तुम मेरी अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारे लिए अच्छाई नहीं करनी। जो ये सोच रही होती है आखिर ये किस तरह का डिसाइपल है, इसको यहाँ पे मेरे गिफ्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है। मैंने इसको मिस्टिक अजूरे स्वॉर्ड दी जो कि एक 7th ऑर्डर का स्पीड टूल है। बड़े बड़े सेट के लिए भी ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर इतनी हिम्मत है कि उसने मुझे मिस्टिक अजूरे स्वॉर्ड वापस कर दी। उसके बाद वो काफी गुस्से से वहां से निकल जाती है। जीवन बटलर को बोलता है क्या सेक्ट लीडर को हंसी नहीं आती? वो यहाँ पे काफी गुस्सा करती है। बटलर बोलता है जेयून तुम अपना मुंह बंद करो, अगर सेक्ट लीडर ने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। बटलर सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे इस नॉर्मल बंदे के पास इतनी ज्यादा वेल्थ कैसे है। ये तो काफी अच्छी बात है कि यंग मिस और भी चीजों पे ध्यान दे रही है। यंग मिस अपनी कल्टिवेशन के अंदर इतना खो चुकी थी कि उन्हें किसी बात का ध्यान ही नहीं था। सिर्फ जेन की वजह से उन्होंने आज बहुत कुछ किया है। लगता है अगर यंग मिस को ग्रो करना है तो उनके लिए जेन काफी जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं बटलर जेन को सेट के अंदर लेके जाने लगता है। जेन उस क्लाउड के ऊपर बैठे बैठे काफी बोर हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो पास की बर्ड्स को भी गिन रहा होता है। उसने एक बर्ड का घोंसला अपने सर के ऊपर लगा दिया होता है। थोड़ी देर बाद जेन सिस्टम से पूछता है आखिर मुझे स्पेंडिंग पॉइंट कैसे यूज करना है। तभी जेन का सिस्टम पैनल ओपन होता है। जेन के पास टोटल 400 पॉइंट हो चुके हैं और उसके पास अभी आज की अर्निंग यूज करने का चांस नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम जेन को बताता है कि आखिर यहाँ पे रियलम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आता है स्पिरिट सी, फिर आता है की एक्टिवेशन, उसके बाद मर्जिंग स्पिरिट फाउंडेशन, वाइन रिपोजिटरी, पर्पल मेंशन, ओरिजिनल स्पिरिट, वॉइड पेनिट्रेशन और भी बहुत सारे रियलम है। इन सारे रियलम को इंक्रीज करने के लिए आप स्पेंडिंग पॉइंट का यूज कर सकते हैं। स्पिरिट सी रियलम के हर एक लेवल को अपग्रेड करने के लिए आपको कम से कम 10 पॉइंट लगेंगे। वहीं की एक्टिवेशन रियलम के हर एक लेवल को अपग्रेड करने के लिए आपको कम से कम 100 पॉइंट लगेंगे। जेन सोच रहा होता है हर एक लेवल को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे काफी पॉइंट लग रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे स्पेंडिंग मॉल खोलता है। उस मॉल के अंदर बहुत सारे ड्रॉज होते हैं, हर एक ड्रॉ को खोलने के लिए कम से कम 100 पॉइंट लगेंगे। इसके अंदर बहुत ही कम चांस है कि जेन को हाई रैंक का रिवॉर्ड मिले। जेन सोचता है भले इसके अंदर 100 पॉइंट लगेंगे, लेकिन अगर मेरे पास हाई रैंक का रिवॉर्ड आता है तो मेरे काफी काम आएगा। लेकिन तभी वो सोचता है अगर मेरे पास हाई रैंक का रिवॉर्ड आ भी जाता है तो आखिर वो मेरे क्या काम आएगा। सिस्टम बताता है अगर आप एक 9th ग्रेड का एलेक्सिर को एल्केमिस्ट के सामने तोड़ देते हो तो ये चीज यहाँ पे स्पेंडिंग बिहेवियर के अंदर आएगी, जिस वजह से आपको यहाँ पे स्पेंडिंग पॉइंट मिल सकते हैं। जेन सोचता है वैसे ये काफी मजेदार रहेगा, लेकिन अगर वो सामने वाला बंदा काफी गुस्सा हो गया तो वो मुझे काफी बुरी तरह से मारने वाला है। ये सोचते हुए जेन वहाँ पे 90 स्पेंडिंग पॉइंट को खर्च कर देता है ताकि वो यहाँ पे स्पीड सी रियलम के 9th लेवल पे पहुंच सके। जेन के ब्रेक थ्रू करने की वजह से बटलर काफी शॉक रह गया होता है। बटलर बोलता है ये बच्चा यहाँ पे अपने स्पीड सी को फॉर्म कर रहा है। उसके बाद बटलर वहाँ पे रुक जाता है और आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करता है। बटलर बोलता है ये बस यहाँ पे अपना स्पीड सी फॉर्म कर रहा है, तो आखिर इसको यहाँ पे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की क्या जरूरत। इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर कम से कम 10-12 लोग अपनी स्पीड सी फॉर्म कर लेंगे। वहीं हम देखते हैं जेन भी काफी परेशान हो गया होता है। वो बोलता है कि स्पीड सी बनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जेन के आसपास और भी स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है। तभी हम देखते हैं बटलर बोलता है क्या यह बच्चा यहाँ पे आगे ब्रेक थ्रू करने का ट्राई कर रहा है। नॉर्मली कल्टीवेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है आपकी स्पीड सी को फॉर्म करना। आप यहाँ पे ये मान सकते हैं कि आप अपने कल्टीवेशन के फाउंडेशन को रख रहे हैं, लेकिन स्पीड सी को फॉर्म करने के लिए आपको काफी शांत एनवायरनमेंट चाहिए होता है और वहीं स्पीड सी को फॉर्म करने के लिए आपको बहुत सारे एलेक्सिर भी चाहिए होते हैं। एक बार यहाँ पे स्पीड सी बन जाए उसके बाद स्टेबलाइज होने में काफी टाइम लगता है। इन जेन यहाँ पे कोई भी एलेक्सिर का यूज नहीं कर रहा और ना ही वो कोई शांत जगह पे है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बटलर और भी यार शॉक हो गया होता है क्योंकि जेन का लेवल लगातार ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। जब बटलर देखते हैं कि जेन सीधे स्पीड सी रियलम के फर्स्ट लेवल से 9th लेवल की पीक पे पहुंच गया तो काफी यार शॉक हो गया होता है। बटलर बोलता है ये बच्चा तो बहुत बड़ा जीनियस है। अपने ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद जेन अपने आगे खोलता है, लेकिन जेन ब्रेक थ्रू करने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे ये करने में पूरे 10 मिनट लग गए। जेन के हिसाब से 10 मिनट का टाइम काफी ज्यादा है क्योंकि अगर उसके पास सिस्टम है तो ये कुछ सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए था। उसके बाद जेन बोलता है मिस्टर बटलर मुझे यहाँ पे 9 लेवल को ब्रेक थ्रू करने में पूरे 10 मिनट लग गए। अगर सेक्ट लीडर को पता चलेगा तो वो तो मुझे एक फेलियर समझेंगी। बटलर को नहीं पता होता कि आखिर वो क्या बोले। उसे लग रहा होता है कि जेन यहाँ पे काफी फुदक रहा है क्योंकि अगर 10 मिनट के अंदर 9 लेवल को क्लियर करना एक फेलियर है, इसका मतलब उस बटलर से बड़ा फेलियर तो कोई है ही नहीं। बहुत सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद बटलर को स्पीड सी फॉर्म करने से लेकर 9th लेवल की पीक तक पहुंचने में पूरे 8 महीने लग गए। बटलर बोलता है मुझे समझ में आ गया आखिर तुम्हें कल्टीवेशन या वेपन क्यों नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे पास खुद की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जेन बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं है। बटलर बोलता है फालतू बात मत करो, तुम यहाँ पे मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते। के बाद सच पता करने के लिए वो वहाँ पे जेन को चेक करता है। चेक करने के बाद बटलर काफी शॉक हो गया था और बोलता है तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है। वहीं जो तुम्हारा स्पीड सी है वो बिल्कुल एक समुद्र की तरह बड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं बटलर सोचता है मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए, एक बार हम लोग सेट के अंदर पहुंच जाए उसके बाद यंग मिस इसको चेक करेगी। 400 सेट में पहुंचने के बाद
बटलर चैनचुई को बोलता है, मैंने यहाँ पे जेन को ब्रेक थ्रू करते हुए खुद से देखा है, उसने 9 लेवल्स को एक बार में ब्रेक थ्रू कर लिया। वहीं जो जेन का स्पिरिचुअल सी है वो आपसे भी 20 गुना ज्यादा बड़ा है। जेन अब स्पिरिचुअल सी रीलम के 9th लेवल के पीक पे पहुंच चुका है और उन समय सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि इसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है। ये सुन के चैनचुई काफी शौक हो जाती है। वो आगे बढ़ते हुए बोलती है, मैं चेक करती हूँ। लेकिन काफी कमाल की बात तो ये थी, बटलर जो भी बोल रहा था वो बिल्कुल सही था। उसके बाद चैनचुई जेन से बोलती है, आखिर बिना स्पिरिचुअल रूट के तुमने ब्रेक थ्रू किया कैसे? तभी उन लोगों को सुनाई देता है कि बाहर कोई जोर जोर से हंस रहा है। बाहर के साइड वहां पे फुल मून सेट वाले आए थे। बाहर हम देखते हैं कि एल्टर को जो कि बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे स्टार सोल सेट इतना सीक्रेट कैसे रह सकता है? ऐसे यहाँ पे इसके पास कोई भी डिसाइपल नहीं है। ये सब देख के चैनचुई काफी फ्रस्ट्रेट हो गई होती है। आज उसके पास एक नया डिसाइपल आया जिसने उसे काफी परेशान कर दिया और वहीं अब ये बंदे परेशान करने के लिए आ चुके हैं। आखिर वो यहाँ पे शांति के अंदर बैठ के कल्टीवेट कैसे करेगी? चैनचुई बाहर आते हुए बोलती है, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? वो एल्डर बोलता है, मैंने सुना है स्टार सोल सेट को ज्वाइन करने के लिए आपके पास कम से कम 10,000 स्पीड स्टोन होने चाहिए। ये देख के मुझे लग रहा है कि लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग काफी स्ट्रांग है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपने डिसाइपल्स को लेके आया हूँ ताकि वो तुम्हारे डिसाइपल से फाइट कर सके। ये सुन के चैनचुई और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई होती है कि अगर उसके पास कोई भी डिसाइपल नहीं होता तो वो इसके लिए मना कर देती। लेकिन अब उसके पास डिसाइपल के तौर पे एक बहुत बड़ा सरदर्द है। लेकिन तभी वो सोचती है, अगर जेयून में फाइट करेगा तो वो मार खा के स्टार सोल सेट को छोड़ देगा। तो इसीलिए वो बोलती है, जेयून तुम्हें यहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। जेयून बोलता है, मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ पे तालिस्मान यूज कर सकता हूँ? क्योंकि वैसे भी जेन के पास 10,000 तालिस्मान है जिनको उसे वेस्ट करना है। चैनचुई बोलती है, ठीक है तुम यहाँ पे तालिस्मान यूज कर सकते हो। उसके बाद जेयून आगे बढ़ते हुए हेवनली थंडर तालिस्मान को समन करता है। थोड़ी देर के अंदर वहां पे तालिस्मान का एक ढेर लग गया होता है। फुल मून सेट के डिसाइपल ये देख के काफी शॉक होते हैं। वो लोग बोलते हैं, आखिर इसके पास इतने सारे हेवनली थंडर तालिस्मान कैसे हो सकते हैं? मैं सोच रहा होता है हर एक हेवनली थंडर तालिस्मान के अंदर से इतनी एनर्जी निकलती है कि वो कम से कम 9 ग्रेड के स्पीड आइटम जितनी हो। इसका मतलब यहाँ पे इस तालिस्मान को एक्टिवेट करने पे कम से कम स्पीड सी रिलम के 9th लेवल का फुल फोर्स अटैक निकलेगा। वहीं जो मेरे तीनों डिसाइपल है वो स्पीड सी रिलम के 9th लेवल पे है। चैनचुई के डिसाइपल के पास इतने सारे तालिस्मान है, अगर मेरे पास बहुत सारे डिसाइपल भी होते तो भी उसे नहीं जीत पाते। उसके बाद हम देखते हैं जेन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और काफी स्पीड से हेवनली थंडर तालिस्मान का यूज करने लगता है। उस फील्ड के ऊपर वहां पे काफी सारे एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं। चैनचुई और बाकी सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। ये सारे तालिस्मान अपने 9th ग्रेड पे है। इसका मतलब कम से कम इसकी वैल्यू 1000 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन जितनी होगी। हर एक कल्टीवेटर के लिए ये तालिस्मान काफी जरूरी है। ये यहाँ पे तालिस्मान को इस तरह से फेंक रहा है जैसे कि वो कचरा हो। फुल मून सेट के साइड डिसाइपल काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं, मास्टर प्लीज हम लोग यहाँ चलते हैं। लड़का अपने तालिस्मान का यूज करते हुए काफी खतरनाक चीजें कर रहा है। चैनचुई सोच रही होती है, आखिर यहाँ पे जेन के पास इतने सारे पैसे कैसे आए? मुझे लगा था जेन यहाँ पे मार खाएगा और मार खाने के बाद यहाँ चला जाएगा, लेकिन लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। तभी हम देखते हैं जेन आगे बढ़ते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर क्या मेरी फाइट यहाँ पे अच्छी थी? चैनचुई सोच रही होती है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करती शायद से जेन को लगे कि उसकी मास्टर काफी कमजोर है, यही वजह कि वो फुल मून सेट से फाइट नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जेयून के अटैक की वजह से वो दोनों डिसाइपल काफी परेशान हो गए होते हैं। वो लोग बहुत ही मुश्किल से उन सारे अटैक को डॉच कर रहे होते हैं। वहीं जेयून को उन सारे तालिस्मान को फेंकने में काफी मजा आ रहा होता है। उन सारे डिसाइपल के पास कोई भी चांस नहीं था। वो लोग बोलते हैं, मास्टर प्लीज हमें बचा लीजिए। फुल मून सेट का लीडर सोच रहा होता है, लगता है स्टार सोल सेट काफी रिच है। स्टार सोल सेट वालों ने अपने नए डिसाइपल को इतने सारे तालिस्मान दे रखे हैं, यही वजह कि ये लोग यहाँ पे स्टार सोल सेट को ज्वाइन करने के लिए 10,000 स्पीड स्टोन ले रहे हैं। उसके बाद वो एल्डर वहां से अपने डिसाइपल लेके जाने लगता है। चैनचुई जब देखती है कि वो लोग यहाँ से ऐसे ही जा रहे हैं तो वो सोचती है, अब मुझे यहाँ पे इन लोगों को मजा चखाना होगा, नहीं तो जेन के सामने मेरी इज्जत काफी कम हो जाएगी। वो वहाँ पे अपने ओरिजिनल स्पिरिट रिलन के पावर को शो करती है। ये देख के वो एल्डर काफी शॉक हो गया होता है। वो सोचता है यहाँ तक हमारे सेट लीडर भी सिर्फ और सिर्फ डिवाइन डिपॉजिट रिलम पे है। चैनचुई की पावर इतनी है कि वो पूरे सेट को बहुत इजीली खत्म कर सकती है। चैनचुई बोलती है, मैं तुम लोग के पूरे सेट खत्म नहीं करूंगी, लेकिन तुम लोग को यहाँ अपना एक हाथ तोड़ना होगा। अपनी और अपनी सेट की लाइफ बचाने के लिए वो लोग अपना एक हाथ तोड़ देते हैं। चैनचुई बोलते, चलो फटाफट से मेरे सामने से निकल जाओ, अब यहाँ पे दिखना मत। ये देख के जेन भी काफी डर गया होता है। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा होता कि इतनी सुंदर सी मास्टर इतनी खतरनाक हो सकती है। चैनचुई बोलती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? चलो फटाफट अपने सारे तालिस्मान को अपने पास रख लो। मन ही मन में चैनचुई सोच रही होती है, ये काफी बेकार बात है। इतना ज्यादा ट्राई करने के बावजूद वो यहाँ पे जेन को बाहर नहीं निकाल पा रही। जेन बोलता है, मास्टर मेरे पास अभी भी 9000 हेवनली थंडर तालिस्मान है, मैं यहाँ पे इन सारे तालिस्मान को खुद से खत्म नहीं कर सकता, क्या आप इन तालिस्मान को खत्म करने में मेरी हेल्प कर सकती हैं? जो सोच रही होती है, ये बंदा बिल्कुल पागल है, वैसे ही मेरे पास अभी के लिए कोई भी काम नहीं है और मैं काफी फ्रस्ट्रेट भी हो चुकी हूँ, तो मुझे ये काम कर लेना चाहिए। चलो देखते हैं आखिर जेन कितना स्पेंड कर पाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बैठ के तालिस्मान को फेंकना स्टार्ट करते हैं। इस सीन को देख के चैनचुई को अपनी पुरानी लाइफ का सीन याद आ रहा होता है। पास्ट लाइफ के अंदर उसको उसकी जूनियर ने बोला था कि वो उसके साथ बैठ के पटाखे जलाए। जूनियर ने बोला, अगर हम लोग एंड तक एंजॉय नहीं कर पाते कि हमारी लाइफ का मतलब क्या?
अब यहाँ पे चैंचुई को फील हो रहा होता है कि उसकी जूनियर सिस्टर की बातें बिल्कुल सही थी। वहीं हम देखते हैं बटलर को जो कि अंदर सो रहा होता है। आवाजों की वजह से उसकी नींद अचानक से खुल गई होती है। बटलर को लग रहा होता है कि बाहर किसी एनिमी ने अटैक किया है। जब वो बाहर आके देखते तो काफी शौक रह गया होता है। चैंचुई और जेन दोनों मिलके तालिस्मान को खराब कर रहे होते हैं। बटलर बोलता है यंग मिस आखिर आप कौन सा फालतू काम कर रही हैं? चैंचुई बोलती है मैं यहाँ पे हेवनली थंडर तालिस्मान को खराब कर रही हूँ। जेन बोलता है मिस्टर बटलर आप भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। सब देख के बटलर काफी गुस्सा आ गया होता है। वो जेयून के सर पे काफी जोर से हिट करता है। ये सारे तालिस्मान काफी महंगे हैं, इनको ऐसे वेस्ट करना बिल्कुल बेवकूफी है। यहाँ तक कि हमारा जो स्टार सोल सेक्ट है वो भी इसको वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और यंग मिस आखिर आप ये क्या कर रही हैं? आखिर आप इस फालतू काम के अंदर पार्टिसिपेट क्यों कर रही हैं? तभी हम देखते अचानक से बटलर का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है, क्योंकि जेयून ने वहां पर उसको 1 लाख हाई ग्रेड के स्पीड स्टोन ऑफर किए होते हैं। जेयून बोलता है मिस्टर बटलर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इस वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हुई, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 1 लाख हाई ग्रेड के स्पीड स्टोन दे के नींद के लिए कंपनसेट करना चाहता हूँ। अभी हम देखते हैं बटलर अपनी शर्ट फाड़ देता है और अपनी जबरदस्त बॉडी को दिखाता है। उसके बाद वो भी उसी फालतू काम में लग जाता है जिसको अभी चैंचुई और जेयून कर रहे थे। हालांकि बटलर के तालिस्मान फेंकने की स्पीड काफी ज्यादा थी। जेयून बोलता है पैसा इस दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकता है। अभी बटलर मुझे मना कर रहे थे और अब वही वो काम कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं सिस्टम जेयून को बताता है कि आपको यहाँ पे 100 पॉइंट मिलते हैं। जेयून बोलता है इसका मतलब यहाँ पे ये सारे बिहेवियर भी काउंट होते हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम मुझे अपने स्पीड स्टोन को इस बटलर के ऊपर खर्च करना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बटलर काफी थक गया होता है। बटलर सोचता है मैंने अपने लाइफ में काफी काम किया है लेकिन इतना ज्यादा पैसा कभी नहीं कमाया। उसके बाद बटलर बोलता है जेयून अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। मैं काफी ओल्ड हो चुका हूँ लेकिन मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। हम देखते हैं चैंचुई सोच रही होती है स्टार सोल सेट के अंदर बहुत जल्दी कियोस होने वाला है। उसके बाद चैंचुई बोलती है ओल्ड बाय तुम यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के 8 सीनियर एल्डर में से एक हो, लेकिन तुमने यहाँ पे 1 लाख हाई ग्रेड के स्पीड स्टोन के लिए अपने आप को बेच दिया। ओल्ड बाय बोलते हैं यहाँ पे स्पीड स्टोन की बात नहीं है, मैं यहाँ पे बस जेन की हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफी पावरफुल हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम वापस जेन को 1000 स्पेंडिंग पॉइंट देता है। इतने सारे पॉइंट की हेल्प से जेन बहुत इजीली की एक्टिवेशन रियलिंग के 9th लेवल पहुंच सकता है। जेन सोचता है मैं यहाँ पे 1000 पॉइंट का यूज करते हुए लेवल अप कर लूंगा और वहीं जो बाकी 100-200 पॉइंट बचे हैं उससे मैं ट्रेजर ले सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जेन को ध्यान आता है कि स्टार सोल सेट के सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं। अगर यहाँ पे रिसोर्सेज को यूज करने के लिए जेन सिर्फ ओल्ड बाय का यूज करेगा तो वो बिल्कुल भी इनफ नहीं होने वाला। उसको थोड़े बहुत और जूनियर डिसाइपल चाहिए। बहुत सारे डिसाइपल होने की वजह से वो और भी बहुत सारे स्पीड में वेस्ट कर पाएगा। देखते हैं स्टार सोल सेट के एंट्रेंस पे एक बंदा आता है जो कि बोल रहा होता है क्या यहाँ पे ये सेट नए बंदों को ले रहा है। जैसे ही वो बंदा वुफेन अंदर की तरफ एंटर करता है वो देखता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। स्टार सोल सेट का ग्राउंड पूरी तरह से टूट चुका है। वहाँ पे एक ओल्ड मैन था जिसकी हालत काफी खराब थी। साथ ही में एक बहुत ही खतरनाक लड़की थी जिसको देख के काफी डर लग रहा था। एक तीसरा बंदा जो कि काफी बेवकूफ लग रहा था। वुफेन को लगता है ये सेट काफी खतरनाक है, मेरा यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तभी हम देखते हैं जेन बोलता है हाँ हम लोग नए बंदों को ले रहे हैं, अगर तुम्हें यहाँ पे सेट को ज्वाइन करना है तो तुम्हें 10,000 स्पीड स्टोन देने होंगे। वही सेट लीडर का डायरेक्ट डिसाइल बनने के लिए तुमको यहाँ पे 1 लाख हाई ग्रेड के स्पीड स्टोन देने होंगे। उसके बाद जेन बोलता है मेरा नाम है वांग जेयुन, मैं यहाँ पे सेट मास्टर सबसे पावरफुल डिसाइपल हूँ। जेन की तरफ देखते हुए वुफेन काफी शॉक हो गया होता है। जेन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये बंदा बोलेगा मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं सेट को ज्वाइन नहीं कर सकता। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पैसे ऑफर करूंगा ताकि वो सेट को ज्वाइन कर सके। सिस्टम बोलता है लेकिन ये मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तुम्हारा ये वाला मेथड काफी बेकार है और सिस्टम से रिजेक्ट करता है। अगर तुम ऐसा करना भी चाहते हो तो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। जेन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। ऐसे ही मैंने यहाँ पे इस बंदे को देखा, मैंने इसको अपना भाई बना लिया, तो क्या मैं अपने भाई के लिए स्पेंड कर रहा हूँ तो इसमें कोई गलती है? सिस्टम बोला तुम्हारा रीजन बिल्कुल परफेक्ट है, तुम अपने भाई को पे कर सकते हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं वुफेन को जो कि भागने की तैयारी कर रहा होता है। उसका मानना था स्टार सोल सेट भरोसा करने के लायक नहीं है, इसको बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे लेन देना है। जेन यहाँ पे वुफेन को इतनी इजीली नहीं जान देगा क्योंकि जेन यहाँ पे वुफेन की हेल्प से काफी सारे पॉइंट कमा सकता है। जेन वुफेन को पकड़ लेता है और बोलता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं वुफेन के पास में उसके ग्रैंडफादर का मैसेज आता है। वुफेन के ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे सेट के अंदर रहना होगा, एक बार मैं अपने मैटर सॉल्व कर लूँ उसके बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तभी हमें स्टार सोल सेट के बाहर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि लगातार उसी की तरफ देख रहा होता है। वो बंदा बोलता है इस सेट को यहाँ पे लुओ विल्म की डॉटर ने फाउंड किया है, इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा पुत्र इस सेट को ज्वाइन करे। हम देखते हैं जेन वुफेन को चैंचुई के पास लेके आ गया होता है। जेन बोलता है मास्टर ये देखो ये मेरा जूनियर डिसाइपल बनने के लायक है। वुफेन को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके ग्रैंडफादर क्यों चाहते हैं कि वो इस बेकार स्टार सोल सेट के अंदर रहे। मुझे यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर की बातों को मानना होगा। अब क्योंकि चैंचुई को पता होता है कि उन लोग के पास में जीवन जैसा एंटीक पीस है, बाकी यहाँ पे एक और डिसेबल हो जाएगा तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। चैंचुई बोलते तुम्हें यहाँ पे सेट को ज्वाइन करने के लिए 10,000 स्पीड स्टोन देने होंगे। चैंचुई सोच रही होती है हर किसी के पास में जीवन जितना पैसा नहीं होता। 10,000 स्पीड स्टोन का नाम सुन के ये बंदा पक्का से हार मान लेगा। लेकिन वही हम देखते हैं वुफेन को जिसके पास पैसे की कमी नहीं होती, तो वहाँ पे 10,000 स्पीड स्टोन देते हुए बोलता है मुझे यहाँ पे स्टार सोल सेट को ज्वाइन करना है। चैंचुई सोच रही होती है थोड़ी देर पहले ये बंदा भागने की सोच रहा था
यहाँ पे लोगों के पास इतना फालतू का पैसा कहाँ से आ रहा है कि वो यहाँ पे 10,000 स्पीड स्टोन एक नए सेट के ऊपर खर्च कर रहे हैं। चेंचुई के पास में कोई भी तरीका नहीं होता, वो वहाँ पे वूफेन को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन चेंचुई बोलती है मैं यहाँ पे तुम्हें गाइडेंस नहीं दूंगी, तुम्हें यहाँ पे खुद से कल्टिवेट करना होगा। चेंचुई को लगता है इस बात के बाद पक्का से वूफेन यहाँ पे नहीं रुकेगा। लेकिन वही हम देखते बिल्कुल जेन की तरह वूफेन भी बोलता है तो मुझे कोई रिसोर्सेज चाहिए और ना ही कोई गाइडेंस, मेरे ग्रैंडफादर के पास में बहुत सारा पैसा है, वो मुझे सब कुछ ऑफर कर देंगे। ये बात सुनकर चेंचुई काफी शौक आती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी हम देखते ओल्ड बॉय बोलता है यंग मिस आपके पास एक और डिसाइपल आ चुका है। तभी हम देखते चेंचुई को जो कि अब काफी थक गई होती है, वो बोलती है कल से मैं तुम लोग गाइडेंस दूंगी ताकि तुम लोग अपनी कल्टिवेशन काफी बढ़ा सको, तुम लोग को यहाँ पे रहने के लिए खुद से जगह ढूंढनी होगी। उसके बाद चेंचुई चुपचाप वहां से निकल जाती है। जेन को अपने मास्टर काफी टेंशन हो रही होती है क्योंकि वो काफी अपसेट है, यहाँ तक कि वो हमें कल से गाइडेंस देने को भी तैयार है। वहीं हम देखते जेन वूफेन को देखते हुए सोच रहा होता है मैं यहाँ पे इसको 1 लाख हाई ग्रेड स्पीड स्टोन नहीं दूंगा, वरना ये बंदा भी यहाँ पे मास्टर का डायरेक्ट डिसेबल बन जाएगा। मास्टर के पास में यहाँ पे एक डायरेक्ट डिसेबल काफी है। वहीं हम देखते आज की चीज को देख के चेंचुई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। उसके बाद हम देखते जेन वाले वूफेन से बात करने लगता है। वूफेन बताता है मेरा पूरा नाम है लुंग वूफेन। जेन बोलता है मैं यहाँ पे स्टार सोल सेट का डायरेक्ट डिसेबल हूँ, तो वूफेन मैं तुम्हें इनर सेट डिसेबल के तौर पर अपॉइंट करता हूँ। ये बात सुनकर वूफेन काफी शॉक हो गया होता है। वूफेन सोचता है लगता है मेरा सीनियर सबसे ज्यादा पागल है, मुझे अपने सीनियर से थोड़ा बच के रहना होगा। वूफेन को सारी बातें बताने के बाद जेन वहां जाने वाला होता है। तभी वो देखते हैं कि वूफेन के रूम के अंदर एक फर्नेस पड़ा हुआ है। जेन बोलता है वूफेन क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो? वूफेन काफी प्राइड में आते हुए बोलता है मैं एक 3rd ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ। इस वर्ल्ड के अंदर एल्केमिस्ट, आर्टिफैक्ट रिफाइनर, तालिस्मान मास्टर, फॉर्मेशन मास्टर, इन सारे लोग काफी वैल्यू है। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई भी टाइटल है तो तुम्हें काफी रिस्पेक्ट दी जाएगी। अगर तुम कोई आर्टिफैक्ट बनाते हो या फिर कोई पिल रिफाइन करते हो या फिर तालिस्मान बनाते हो तो तुम्हारे जीने के चांसेस इस वर्ल्ड के अंदर काफी बढ़ जाते हैं। अपने मन के अंदर वूफेन सोच रहा होता है कि जेन अभी उसे बोलेगा कि वो उसके लिए पिल रिफाइन करके दे। हालांकि वूफेन इन सारी रिक्वेस्ट को मना कर देता है, लेकिन उसे अपने सीने की हेल्प करके काफी खुशी होगी। वहीं काफी कमाल की बात तो ये है कि मैं मर्जिंग स्पीड ट्रिलियन के 9th लेवल पे हूँ। अगर मैं ये बात यहाँ पे सीने को बता दूं तो काफी शॉक हो जाएंगे। इन काफी कमाल की बात तो ये थी कि ये सब सिर्फ वूफेन मन में सोच रहा था। रियलिटी के अंदर जेन ने बोला अच्छा तो तुम एल्केमिस्ट हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। वूफेन सोच रहा था आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं एक 3rd ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ जो कि काफी बड़ी बात है, मेरे को यहाँ पे काफी शौक होना चाहिए था और मेरी काफी तारीफ करनी चाहिए थी। जेन बोलता है 3rd ग्रेड के स्पिरिचुअल हर्ब्स में से कौन कौन सी हर्ब्स बहुत ज्यादा रेयर होती है? वूफेन बोलता है बैम्बू डीमन ग्रास, व्हाइट स्पिरिट फ्लावर, पर्पल थंडर फ्रूट और भी बहुत सारे होते हैं। अगर किसी के पास भी ये सारे इंग्रेडिएंट है तो यहाँ तक कि 9th ग्रेड का एल्केमिस्ट भी काफी वैल्यू करेगा। तभी हम देखते हैं जेन सिस्टम से बोलता है मुझे यहाँ पे ये सारे हर्ब्स चाहिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेन को ये सब खरीदने में 1200 स्पेंडिंग पॉइंट लगे होते हैं। जेन को वहाँ पे 2 बैम्बू डीमन ग्रास मिला होता है, वहीं एक व्हाइट स्पिरिट फ्लावर मिला होता है और 3 पर्पल थंडर फ्रूट भी मिले होते हैं। जेन को एक जगह खड़ा देख के वूफेन को लग रहा होता है कि शायद से जेन को इन सारे हर्ब के बारे में पता ही नहीं है। वूफेन बोलता है सीनियर कोई बात नहीं, जो बंदे यहाँ पे एल्केमिस्ट नहीं होते उनको इन हर्ब्स के बारे में पता नहीं होता, इस बात को यहाँ पे इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इन वहीं हम देखते जेन काफी स्पीड से भाग की तरफ जाते हुए बोलता है मैं यहाँ जा रहा हूँ ताकि मैं पानी ले सकूँ। वूफेन सोच रहा था सीनियर काफी अजीब इंसान है, मुझे लगता है मुझे इनके लिए काफी सारे पिल्स को रिफाइन करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे सूप बना के लाया होता है। वूफेन जब देखता है कि जिन हर्ब्स का उसने नाम लिया था सारी हर्ब्स वहाँ पे सूप के अंदर डाली गई है तो काफी स्पीड से उन सारी हर्ब्स को उस सूप से बाहर निकाल लेता है। वूफेन बोलता है ब्रदर आखिर आप क्या कर रहे हैं, ये सारे ट्रेजर काफी रेयर होते हैं, आपको इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं जेन वूफेन के पास से हर्ब्स को ले लेता है। जेन उन हर्ब्स को नीचे की तरफ फेंक देता है और बोलता है मैंने सुना है अगर हम लोग हर्ब्स को पीते हैं तो ये कल्टिवेटर के लिए काफी फायदा करता है, लगता है ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ये सारे स्पिरिचुअल हर्ब किसी भी काम के नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जेन उन सारे हर्ब्स को पैर से कुचल देता है। ये देख के वूफेन काफी शॉक हो जाता है और जेन के पास में जंप करता है। जेन का पैर उठाते हुए बोलता है ब्रदर प्लीज रुक जाइए। उसको वहाँ पे लग रहा होता है शायद से थोड़ी बहुत हर्ब्स बाकी रह जाए। जब वो ध्यान से देखता है तो वहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं होता। जेन की ये सारी हरकतें देख के वूफेन काफी शॉक रह गया होता है। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे रिसोर्सेज को वेस्ट किया है, इसीलिए आपको यहाँ पे 1500 स्पेंडिंग पॉइंट मिलते हैं। जेन सोच रहा होता है मेरे यहाँ पे रिसोर्सेज को वेस्ट करना काफी काम आया, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही हाउस को डिस्ट्रॉय किया है, मुझे इतने सारे पॉइंट मिल गए, हालांकि मेरे पास और भी बहुत सारे हाउस बाकी है। वूफेन वहाँ बैठ के रोने लगता है क्योंकि इतने पीसेस सब काफी रेयर होते हैं, यहाँ तक इसके ग्रैंडफादर ने भी इतने रेयर हाउस को नहीं देखा था। तभी हम देखते हैं जेन बोलता है वूफेन प्लीज चुप हो जाओ, यहाँ पे ये मेरी गलती है, मैंने उन हाउस को नहीं पहचाना, लेकिन क्योंकि मैंने उनको क्रश कर दिया है तो आखिर इतना रोने की जरूरत क्या है। चलो ठीक है मैं आज चलता हूँ, तुम वहाँ पे आराम करो। जेन अपने रूम के अंदर आ गया होता है, उसने यहाँ पे पानी के अंदर उन हर्ब्स को रख दिया होता है। जेन बोलता है ये सब करके मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, लेकिन वही जेन नोटिस नहीं करता कि उसका पैर काफी काला पड़ रहा है। तभी हम देखते हैं वूफेन जिम कमरे के बाहर आया होता है।
हालांकि वुफेन को नहीं पता कि जेन को ये हर्ब्स कहाँ से मिली, लेकिन वो यहाँ पे इन हर्ब्स के बारे में जेन को वार्न करना चाहता है। इन तीनों हर्ब्स को अगर साथ में यूज किया जाए या फिर अलग अलग यूज किया जाए तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पर्पल थंडर फ्रूट और बैम्बू डीमन ग्रास को एक साथ लेते हैं तो काफी खतरनाक हो जाता है। हालांकि ये डेडली नहीं होता, लेकिन इन लोगों को ट्रीट करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे चिल्लाता है। उनके वुफेन को लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ से यहाँ पे सीनियर ने जल्दबाजी के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ कर दी है। वो वहाँ पे किक मारते हुए डोर को खोल देता है। लेकिन जब वहाँ वुफेन देखता है क्या कि यहाँ पे जेन कर कह रहा है तो काफी शॉक हो गया होता है। जेन बोलता है वुफेन कि क्या हुआ, लेकिन उन सारे हर्ब्स को वेस्ट होता हुआ देख के वुफेन काफी गुस्सा आ रहा होता है। सिस्टम बताता है कि आपको यहाँ पे 1500 स्पेंडिंग पॉइंट मिलते हैं। यहाँ के पैकेट में टॉक्सिक फैला है, उसको आप 1000 पॉइंट का यूज करते हुए ठीक कर सकते हो। जेन जो इतनी देर से डर रहा था वह काफी रिलीफ फील कर रहा होता है। हालांकि जेन ने नहीं सोचा था कि वो इन हर्ब्स को यूज करते हुए स्पेंडिंग पॉइंट कमाएगा, इसलिए उसने अपने पैर को इन हर्ब्स के अंदर डाल दिया। वुफेन काफी चिढ़ गया होता है और बोलता है सीनियर, मैं आपको वार्न करने के लिए आया था कि आप यहाँ पे बैम्बू डीमन ग्रास और पर्पल थंडर फ्रूट को एक साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि ये यहाँ पे काफी खतरनाक हो सकता है। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे स्मेल कर रहा होता है और वो 1000 पॉइंट का यूज करते हुए अपने पैर को ठीक कर लेता है। ये सब देख के वुफेन काफी शॉक हो गया होता है। वुफेन के हिसाब से इसको ट्रीट करना काफी मुश्किल है। लेकिन काफी कमाल की बात तो ये थी कि जेन अपने पाँव को वापस उस पानी के अंदर डाल देता है। जेन सोचता है मेरे पास यहाँ पे सिस्टम का डिटॉक्स मेथड है, तो मैं यहाँ पे आराम से इस मेडिसिनल बात को यूज कर सकता हूँ। एक बार मुझे काफी मजे मिल जाएंगे, उसके बाद मैं खुद को डिटॉक्स कर लूंगा। यहाँ तक कि सिस्टम जेन को ही नहीं बल्कि किसी को भी डिटॉक्स कर सकता है। ये देख के जेन बोलता है जूनियर तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो, इस मेडिसिनल बात को लेकर तुम्हें काफी अच्छा फील होगा, तुम्हें यहाँ पे टॉक्सिक की टेंशन की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे इसको ध्यान रख लूंगा। वुफेन काफी परेशान हो गया होता है क्योंकि ये टॉक्सिक वाटर है। तो वहाँ जाते हुए बोलता है सीनियर मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ मेडिसिनल बात की कोई जरूरत नहीं। बाहर आते हुए वुफेन सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पे सेट लीडर को बता दूं, क्योंकि वुफेन को यहाँ पे लग रहा था कि ये हाउस यहाँ पे स्टार सोल सेट के हैं। लेकिन जब वुफेन वहाँ पे थोड़ी देर सोचता है तो बोलता है काफी फालतू काम होगा, मुझे यहाँ पे चुपचाप चले जाना चाहिए। जब जेन को काफी आराम मिल गया होता है तो खुद को वापस डिटॉक्स कर लेता है। वही हम देखते हैं 900 पॉइंट का यूज करते हुए वो अपनी कल्टीवेशन को की एक्टिवेशन रियलम के 9th लेवल पे लेके चला गया होता है। वही हमें सेक्ट लीडर का मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। चैन चुई वहाँ पे ओल्ड बाय के साथ जेन के बारे में डिस्कस कर रही होती है। ओल्ड बाय बोलता है टाइम के साथ साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओल्ड बाय सोचता है जेन काफी कमाल का इंसान है, उसके सामने आने की वजह से यंग मिस के इमोशन काफी ट्रिगर होते हैं। जेन के बारे में सोचते हैं यंग मिस काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि चैन चुई के हिसाब से जेन एक कर्स है जो कि हेवंस ने भेजा है। और वही लुंग वुफेन में बिल्कुल अजीब नहीं है, वो भी बिल्कुल सेम है। तभी उन लोग को वहाँ पे काफी स्पिरिचुअल पावर फील हो रही होती है। ये सारी स्पिरिचुअल पावर डिसेबल क्वार्टर से आ रही होती है। ओल्ड बाय बोलता है इस चीज को मैंने ऑलरेडी फील कर रखा है। यहाँ पे ये बात तो पक्की है कि ये बंदा जेन नहीं हो सकता, उसने भी कुछ टाइम पहले ब्रेक थ्रू करके स्पीड से रियलम के पीक पे पहुंचा है, तो उसके लिए यहाँ पे वापस से ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पे ओल्ड बाय को याद आता है कि जेन ने पिछली बार क्या किया था। अगर बात यहाँ पे जेन की हो रही है तो लॉजिक बिल्कुल फेल हो जाता है। लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर वो बंदा कब ब्रेक थ्रू करेगा। ब्रेक थ्रू करने का पता चल जाएगा कि वो बंदा जेन है या नहीं। लेकिन तभी उन लोग को वहाँ पे की एक्टिवेशन रियल का ऑरा फील होता है। वो लोग बोलते हैं ये बंदा पक्का से जेन ही है, उसने वापस से ब्रेक थ्रू कर लिया। वहाँ पे काफी कमाल की बात ये थी कि ब्रेक थ्रू होना बंद नहीं होता, थोड़े टाइम के अंदर ही जेन ब्रेक थ्रू करके की एक्टिवेशन रियल में 3rd लेवल पहुंच गया होता है। थोड़ी देर और वेट करने के बाद जेन वहाँ पे की एक्टिवेशन रियल के 9th लेवल पहुंच गया होता है। देख के ओल्ड बाय काफी शॉक हो गया होता है और जेन के लिए चीयर कर रहा होता है ताकि जेन हमें मर्जिंग स्पीड रियल में पहुंच जाए। काफी कमाल की बात तो ये थी कि जेन का ब्रेक थ्रू वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। 5 मिनट के अंदर जेन स्पीड से रियल के पीक से एक्टिवेशन रियल के पीक पे पहुंच गया होता है। ओल्ड बाय बोलता है यंग मिस ये काफी अजीब बात है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जेन की कल्टीवेशन की स्पीड पूरे जाउटियन कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा है। चैन सोच रही होती है, इसलिए वो बंदा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। जेन को यहाँ मेरे गाइडेंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चैन बोलती है ओल्ड बाय आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या कुछ दिनों के अंदर जेन की कल्टीवेशन मुझे भी सरपास कर देगी। ये सब देख के ओल्ड बाय काफी परेशान हो गया होता है और सोच रहा होता है लगता है मैंने यहाँ पे जेन की काफी तारीफ कर दी। जेन को देख के हमारे यंग मिस का कॉन्फिडेंस काफी लो हो चुका है। ओल्ड बाय बोलता है यंग मिस ऐसा कभी नहीं होने वाला, जितना रियलम हाई होता है उसको लेवल अप करना उतना ज्यादा मुश्किल होता है। जेन को वहाँ पे लेवल अप करने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज और एलेक्सिर लगेंगे, डिमांड और ज्यादा हाई हो जाती है। जेन के लिए आपके बरोबर पहुंचना काफी मुश्किल है। ओल्ड बाय ऊपर से कुछ बोल रहा होता है लेकिन अंदर से वो भी काफी टेंशन में होता है। उसको भरोसा होता है कि जेन पक्का से यंग मिस को पीछा छोड़ देगा। वहीं ये देख के वुफेन भी काफी शॉक होता है। वो सोचता है जिस चीज को मैं काफी बेवकूफ समझ रहा था वो तो काफी खतरनाक निकले। उन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक साल के अंदर 9 रियल को ब्रेक थ्रू कर लिया। शायद से यही बात एक ग्रैंडफादर चाहते हैं कि मैं स्टार सोल सेट के अंदर ही रहूं। स्टार सोल सेट के सारे लोग काफी पावरफुल है, यहाँ पे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। जैसे ही नेक्स्ट डे जेन उठता है वो देखता है
लेकिन वहीं हम देखते हैं जेन के पास सिर्फ और सिर्फ 310 पेंडिंग पॉइंट पड़े होते हैं। जेन बोलता है मुझे यहाँ पे कल फालतू काम नहीं करने चाहिए थे, मेरे पास काफी कम पॉइंट बचे हैं, मैंने कल अपने पैर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए 2000 पॉइंट यूज कर लिए। लेकिन यहाँ पे देख के लग रहा है आज जो प्रोडक्ट मिला है वो मेरे जूनियर को परेशान करने में काफी काम आएगा। मैं जब उसको ये पिल दिखाऊंगा तब मुझे वूफेन का रिएक्शन देखना है। सच में आज काफी मजा आने वाला है। जेन को याद करने की वजह से वूफेन को वहाँ पे छींक आती है। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे वूफेन के रूम के अंदर आया होता है। जेन के वहाँ पे हर जगह ढूंढने के बाद उसको वूफेन नहीं मिला होता। जेन सोच रहा होता है कहीं यहाँ पे वूफेन चला तो नहीं गया। यंग मिस और वूफेन स्पिरिचुअल हब खरीदने के लिए पास वाले टाउन के अंदर गए हैं। ओल्ड बॉय बोलता अगर तुम चाहो तो हम भी वहाँ पे चल सकते हैं। जेन काफी खुश होता है, बोलता है काफी मजा आने वाला है। लेकिन जेन को यहाँ पे ये बात पता नहीं होती सोल सेट का सबसे पास वाला टाउन भी 5 घंटे की दूरी पे है। जेन के पास वहाँ पे काफी सारा फालतू टाइम पड़ा होता है, इसलिए वो ओल्ड बॉय से पूछता है कि बैम्बू डीमन ग्रास, व्हाइट स्पिरिट फ्लावर, पर्पल थंडर फ्रूट किस काम के आते हैं। ओल्ड बॉय बोलता है ये तीनों बहुत ही रेयर 3rd ग्रेड के स्पिरिचुअल हर्ब है, एक एल्केमिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पे इसके यूज के बारे में पूछना है तो तुम वूफेन से पूछ सकते हो। इस तरीके से वूफेन तुमसे काफी फैमिलियर भी हो जाएगा। केन सोच रहा था शायद से यही वजह है कि वूफेन मेरे ऊपर काफी चढ़ गया था। केन बोलता है ओल्ड बॉय मैंने इन सारे हर्ब्स को मेडिसिनल बात लेने के लिए यूज किया था। वहीं वूफेन ने बोला कि मैंने उन सारे हर्ब्स को वेस्ट कर दिया। ये बात सुन के ओल्ड बॉय वहाँ पे रुक गया होता है। तो वहाँ पे जेन को देखते हुए बोलता है मैंने उन सारे हर्ब्स को मेडिसिनल बात के लिए यूज किया। जेन बोलता है वो मेडिसिनल बात काफी मजेदार होती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाद में ट्राई करा दूंगा। हालांकि ओल्ड बॉय को नहीं पता होता कि जेन को ये सारे पीसेस सब कहाँ से मिले, लेकिन उसे यहाँ पे पता होता है कि उसे जेन के अच्छे टर्म्स में रहना होगा। शायद से ये भी हो सकता है कि जेन फ्यूचर के अंदर उसको हाउस दे दे। 1 घंटे ट्रेवल करने के बाद वो लोग वहाँ पे पास के टाउन के अंदर पहुंच गए होते हैं। ओल्ड बॉय बोलता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे यहाँ पे काफी जरूरी काम है। जाने से पहले ओल्ड बॉय जेन को बोलता है यहाँ पे कोई मुसीबत खड़ी मत करना। जेन बोलता है इसका मतलब तुम मुझे इसलिए लेके आए कि तुम्हें यहाँ पे इतने घंटे अकेले सफर ना करना पड़े। वहीं हम देखते हैं ओल्ड बॉय काफी खुश हो गया होता है, बोलता है आखिरकार मैं अपने दोस्तों के साथ घूम सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे टाउन के अंदर घूमना स्टार्ट करता है। तो वहाँ पे हर चीज काफी अलग लग रही होती है, यहाँ तक कि जेन एक सिस्टम वाली जगह पे जाने वाला था। अभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे टियानो ऑक्शन हाउस पे आ गया होता है ताकि वो यहाँ पे स्पीड स्टोन स्पेंड कर सके। इस साथ ही वो काफी टेंशन में होता है क्योंकि अगर उसकी वेल्थ सबके सामने आ गई। तभी हम देखते हैं सिस्टम जेन को बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हारी लाइफ के ऊपर कोई भी खतरा आता है यहाँ पे तुम्हारे सामने डिवाइन टैगून गार्ड अपीयर होगा। इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पे किसी को भी खत्म कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को मारेगा जो कि तुम्हारे लिए खतरा है। ये देख के जेन काफी खुश होता है, बोलता है ये सिस्टम काफी अमेजिंग है, मैं यहाँ पे अब बिना टेंशन के खर्च कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे टियानो ऑक्शन हाउस के अंदर घुस गया होता है। एंटर करने के साथ ही जेन बोलता है मुझे यहाँ पे एलेक्सिर बेचने हैं। अटेंडेंट जेन को इंचार्ज के पास लेके आ गया होता है। वो इंचार्ज 6th ग्रेड का एल्केमिस्ट होता है जिसका नाम था चाओ एंगजियान। जेन वहाँ पे उसको फ्रूट ऑफ इंटेलिजेंस और क्लियर मिस्टीरियस पिल देता है। चाओ एंगजियान बोलता है ये कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ 3rd ग्रेड की पिल है, इसका यहाँ पे ज्यादा प्राइस नहीं मिलेगा। जब वो ध्यान से देखता है तो काफी शॉक रह गया होता है। चाओ एंगजियान बोलता है ये एक 9th टाइप क्लियर मिस्टीरियस पिल है, इसको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से रिफाइन किया गया है। जेन बोलता है क्या इसका मतलब ये पिल काफी स्ट्रॉन्ग है। चाओ एंगजियान बोलता है ये पिल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ये यहाँ पे 3rd ग्रेड की पिल क्यों ना हो, इसको रिफाइन करने का जो प्रोसेस होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। तो एक गलती से ही ये पिल इनकम्प्लीट हो जाती है। इस 9th टाइप वर्जन की वजह से पिल का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने अभी तक मार्केट के अंदर सिर्फ 8th टाइप वर्जन ही देखा था। चाओ एंगजियान वहाँ पे स्ट्राइप के वर्जन के बारे में बात कर रहा था। हम देखते हैं जेन को चाओ एंगजियान की कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है। चाओ एंगजियान बोलता है कंप्लीट एलेक्सिर का लेवल 10th टाइप वर्जन होता है। वहीं हम देखते हैं जेन उसकी बातों को नहीं सुन रहा होता। चाओ एंगजियान की बातें काफी लंबी चल रही होती है। जेन बोलता है मुझे यहाँ पे ये सब नहीं जानना, तुम मुझे फटाफट से बताओ आखिर मुझे इस पिल का प्राइस क्या मिलेगा। चाओ एंगजियान बोलता अगर तुम्हारी ये पिल नॉर्मल 3rd ग्रेड लेवल पे होती तो तुम्हें इसके बदले में 1 लाख लो रैंक के स्पीड स्टोन मिलते, लेकिन इस 9th टाइप क्लियर मिस्टीरियस पिल की प्राइस बताना काफी मुश्किल है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सिर्फ ऑक्शन ही निकाल सकता है। जेन बोलता है ये तो काफी अजीब बात है, मुझे लगा था ये एक टूटी हुई पिल है। वैसे भी जेन ने यहाँ पे चेंज का डायरेक्शनल बनने के लिए 5 लाख स्पीड स्टोन दे दिए थे और वहीं स्टार सोल सेट को ज्वाइन करने के लिए 1 लाख स्पीड स्टोन। चाओ एंगजियान बोलता है तुम्हें यहाँ पे लग रहा था कि ये पिल टूटी हुई है। जेन बोलता है मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये बिल्कुल कचरा है। जेन बोलता है मुझे एक बात बताओ आखिर अगला ऑक्शन कब होने वाला है। चाओ एंगजियान बोलता है अगला ऑक्शन दोपहर के अंदर होगा। वहीं हम देखते हैं जेन चाओ एंगजियान को एक और 9th टाइप पिल देता है और बोलता है तुम इसको ऑक्शन के अंदर डाल देना, मैं पैसा बाद में ले लूंगा। जेन के एरोगेंस को देख के चाओ एंगजियान काफी चढ़ गया होता है। टियानो ऑक्शन हाउस जाते हुए जेन बोल रहा होता है मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर वो कौन बेवकूफ होगा जो कि इस पिल को महंगे में खरीदेगा। चाओ एंगजियान सोच रहा था मुझे तो लगता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। वहीं हम देखते हैं जेन को जो कि आराम से चलते हुए क्लियर मिस्टीरियस पिल को खा रहा होता है। वैसे भी जेन को यहाँ पे आज 10,000 पिल को यूज करना है,
तभी हम देखते हैं जेन को वहाँ पे एक स्ट्रे डॉग दिखता है। जेन अपने पास से एक बन निकालता है और उसको वहाँ पे खिलाने लगता है। जेन सोचता है अगर मेरे पास ये स्ट्रे डॉग आ जाए तो काफी मजेदार होगा। वैसे भी यहाँ पे मास्टर ओल्ड बाय और वूफेन के साथ 10,000 पिल खत्म नहीं होने वाली। मुझे यहाँ पे स्ट्रे डॉग की काफी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। फ्यूचर के अंदर बहुत सारे ट्रेजर खर्च करने में ये मेरे काफी काम आएगा। तो स्ट्रे डॉग मैं तुम्हारा नाम जैकी रखता हूँ। वही हम देखते हैं जेन को मिलने के बाद जैकी काफी खुश होता है। उसके बाद जेन डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे जैकी को एक बात देगा। जेन जैकी को एक रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाता है, लेकिन क्योंकि जैकी काफी गंदा होता है इसलिए वेटर को अंदर जाने से मना कर रहा होता है। जेन बोलता है वेटर मुझे बताओ आखिर कितने स्पीड स्टोन लगेंगे, मैं यहाँ पे एक प्रीमियम रूम को बुक करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने डॉग को बात दे सकूँ। वेटर बोलता है चाहे तुम कितना पैसा क्यों ना दे दो ये डॉग अंदर नहीं जा सकता। इस बात से जेन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो बोलता है कि तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो, लेकिन जब वो काफी सारे स्पीड स्टोन बाहर निकालता है तो वेटर उनको अंदर लेके जाता है। लेकिन वही हम देखते हैं जेन काफी सैड होता है क्योंकि उसने उस रूम का 10 गुना ज्यादा पे किया था, लेकिन फिर भी सिस्टम ने सस्पेंडिंग बिहेवियर के अंदर काउंट नहीं किया। जैकी जेन को देख रहा होता है कि आखिर जेन इतना परेशान क्यों है। जेन बोलता है जैकी फटाफट से नहा लो फिर हमको वापस जाना है। जेन जब जैकी को ध्यान से देखता है तो उसकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस काफी कम होती है। जेन को कैसे भी करके उसकी इंटेलिजेंस को अवेकन कराना होगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन जैकी के सामने क्लियर मिस्ट्री स्पिल लग देता है और जैकी क्लियर मिस्ट्री स्पिल को लगातार खाना स्टार्ट कर देता है। जेन काफी खुश होता है, मन में सोच रहा होता है जैकी पिल्स और ट्रेजर खाने में मेरी काफी हेल्प कर सकता है। जेन वहाँ पे थोड़ी और क्लियर मिस्ट्री स्पिल लग देता है और उसके बाद बाहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जेन के जाने के साथ ही क्लियर मिस्ट्री स्पिल खाने की वजह से जैकी अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को अवेकन कर लेता है। वहीं उसका अपीयरेंस भी काफी चेंज हो गया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे आ गया होता है और जैक को उठाते हुए बोलता है तुम काफी आलसी हो, तुमने अभी तक सिर्फ 2000 पिल खाई है। वहीं हम देखते हैं जैकी जेन को बताता है कि अब वो और नहीं खा सकता। उसके बाद हम देखते हैं जेन और जैकी दोनों ही सो गए होते हैं। वहीं हम देखते हैं जैकी ने जो भी क्लियर मिस्ट्री पिल खाई थी वो उसके ऊपर असर कर रही होती है और वो धीरे धीरे करके एक मिथिकल बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ओल्ड बाय को जो कि अपने ओल्ड सिया नाम के दोस्त से बात कर रहा होता है। ओल्ड सिया बोलता है क्या तुम्हें पता है, मुझे अभी भी टियानो ऑक्शन से पता चला है कि उनके पास यहाँ पे 3rd ग्रेड की क्लियर मिस्ट्री पिल आने वाली है। क्या तुम्हें बताएं उन पिल्स के ऊपर कितनी स्ट्रिप्स है। ओल्ड बाय बोलता है इसमें इतना खास क्या है, वो ज्यादा 7 टाइप पिल होगी। ओल्ड सिया बोलता नहीं तो मेरे को गलत बोल रहे हो, उसके ऊपर पूरे 9 टाइप्स है और वो लगभग 10 टाइप जितनी पावरफुल है। मुझे नहीं पता उसको किसने रिफाइन किया है, बस मुझे ये पता है कि ये गैंग मैंने उसको लेके आया था। मैंने उन पिल को काफी पास से देखा है, सच में वो काफी कमाल की है। ओल्ड बाय काफी परेशान हो गया और बोलता है क्या तुम्हें पता उस यंग मैन का नाम क्या है। ओल्ड साहब बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, आखिर उस बंदे का नाम क्या है। उसने ऑक्शन पे वो पिल लगा दी लेकिन अपना नाम नहीं दिया। ओल्ड बाय को लग रहा होता है कि ये पक्का से जेयून है। ओल्ड साहब बोलता है और तुम्हें पता है उस बंदे को पता नहीं था कि आखिर वो पिल कितनी ज्यादा खास है। ओल्ड बाय सोचता मुझे भरोसा हो गया ये पक्का से जेयून ही हो सकता है। ओल्ड बाय बोलता मुझे लगता है हमें चल के जेयून से मिलना चाहिए। ओल्ड साहब बोलता तुम्हारे यंग मिस के डिसाइपल में आखिर इतनी क्या खास बात है, हमें चल के उससे मिलना चाहिए। ओल्ड बाय को पता नहीं चल रहा होता कि आखिर वो इस बात को कैसे एक्सप्लेन करे। वो बस ये बोलता है ओल्ड साहब तुम मेरे साथ चलो। तभी हमें वहाँ पे टियानो ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है। चेंचुई वहाँ पे ऑक्शन के अंदर आई होती है और उसे वहाँ पे 2 क्लियर मिस्ट्री पिल दिखती है। चेंचुई ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे इस पिल को खरीदेगी और उसके बाद इन दोनों पिल्स को अपने डिसाइपल को दे देगी। चेंचुई को लग रहा होता है कि जब वो जेन को पिल देगी तो वो काफी शॉक हो जाएगा। वो सोचेगा कि उसके मास्टर ने उसके लिए इतनी प्रीशियस पिल खरीदी है, यहाँ तक कि जेन मुझे वर्शिप करना स्टार्ट कर देगा। ये सब सोचते हुए चेंचुई को काफी खुशी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं ओल्ड बाय और ओल्ड सिया दोनों ही जेन के रूम के बाहर आए होते हैं। थोड़ी देर नॉक करने के बाद ओल्ड सिया बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जेन अंदर सो रहा है। ओल्ड बाय काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है एक कल्टिवेटर सोने के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वो किक मार के डोर को खोल देता है। लेकिन जब वो लोग अंदर एंटर करते हैं वो लोग देखते हैं कि एक डॉग के प्लेट के अंदर बहुत सारी क्लियर मिस्ट्री पिल रखी हुई है। तो वहीं जहाँ पे जेन सो रहा है उसके आसपास भी बहुत सारी पिल पड़ी है। दोनों ही काफी शॉक हो रहे थे। तभी हम देखते हैं जेन उठ जाता है। जेन ओल्ड बाय को ग्रीट करते हुए बोलता है आखिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, आपको जो टास्क करने थे आपने उनको फिनिश कर लिया। तब जेन वहाँ पे देखते कि जैकी सो रहा है तो काफी गुस्सा हो गया होता है। जेन बोलता है जैकी तुमने अभी तक खाना पूरा नहीं किया, चलो फटाफट से सारे पिल को खा लो। लेकिन हम देखते हैं जैकी उन पिल्स को किक मार देता है। वो वहाँ पे ऐसे दिखा रहा होता है जैसे उसको क्लियर मिस्ट्री पिल नहीं खानी। ये देख के ओल्ड बाय ओल्ड सिया काफी शॉक रह गए होते हैं। ये 9 टाइप क्लियर मिस्ट्री पिल है, इन लोग को यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेजर समझना चाहिए। यहाँ तक कि जेन का डॉग भी उसको किक मार रहा है। ओल्ड सिया बोलता है मैं एक 9th ग्रेड का अल्केमिस्ट हूँ, वहीं मैं टियानो ऑक्शन हाउस का हिडन बॉस भी हूँ, लेकिन यहाँ पे एक डॉग भी उस चीज की वैल्यू नहीं कर रहा जिसकी मैं बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ। ओल्ड बाय बोलता है इस डॉग को देख के लग रहा है कि ये काफी अलग है, इसकी बॉडी के अंदर जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है वो काफी खतरनाक है। हालांकि इसके पास यहाँ पे मिथिकल बीस्ट का ब्लड लाइन नहीं है, इसको यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये बहुत जल्दी बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। ओल्ड सिया बोलता है जेयून आखिर इस डॉग ने कितनी क्लियर मिस्टीरियस पिल खाई। ये बात सुन के जेयून सोचता है और बोलता है इसने यहाँ पे ज्यादा पिल नहीं खाई, इसने शायद से मुश्किल से 2000 पिल खाई होगी। ये बात सुन के ओल्ड सिया अपने मुंह से खून निकालने लगता है।
ओल्ड सी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और ओल्ड बॉय का कॉलर पकड़ लेता है। स्टार सोल सेट के डिसाइबल के पास में 2000 पिल है, वो भी वो कुत्तों को खिला रहा है। तुम्हें पता नहीं है 9 टाइप क्लियर मिस्टीरियस पिल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि तुमने जेन को इस तरह काम करने से रोका क्यों नहीं। ओल्ड बॉय बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे कैसे रोक सकता हूँ, ये बच्चा बहुत ही अमीर है, यहाँ तक कि मैं भी इसके लिए काम करता हूँ। ओल्ड सिया को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता और बोलता है तुम स्टार एक्सट्रीम सेट के 8 एल्डर में से एक हो और तुम्हारी पावर यहाँ पे ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रियलम में है और तुम यहाँ पे मुझे बोल रहे हो कि तुम एक डिसाइबल के लिए काम कर रहे हो। ओल्ड बॉय बोलता है गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा पे करता है। तभी हम देखते हैं उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए जेन बोलता है ओल्ड बॉय क्या आप मेरे एक और फेवर कर सकते हैं, इसके बदले में मैं आपको 100,000 टॉप ग्रेड के स्पीड स्टोन दूंगा। ओल्ड बॉय बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम जो ही बोलोगे मैं वो करूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जेन बोलता है मेरे पास अभी भी 7000 ज्यादा क्लियर मिस्टीरियस पिल है, इन सारे पिल्स को मुझे आज के आदमी खत्म करना है। देख के लग रहा है कि तुम्हारे दांत काफी सही है तो तुम आराम से इसको खा सकते हो। ओल्ड बॉय बोलता है बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मेरे दांत बिल्कुल परफेक्ट है। ओल्ड सिया बोलता है ओल्ड बॉय तुमने यहाँ पे इतनी इजीली एग्री कर लिया। वहीं हम देखते हैं जेन वहाँ पे बहुत सारे क्लियर मिस्टीरियस पिल रख देता है, सब देख के ओल्ड सिया काफी शॉक रह गया होता है। जेन बोलता है ओल्ड बॉय तुम यहाँ पे इनको खा सकते हो। ओल्ड बॉय सोच रहा होता है मुझे बिल्कुल भी लगा था इस एज पे आके मुझे 9 टाइप क्लियर मिस्टीरियस पिल खाने को मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं ओल्ड बॉय काफी स्पीड से क्लियर मिस्टीरियस पिल को खाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं जेन जैक को बोलता है कि अब तुम्हें खाना स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आज के दिन खत्म होने से पहले ये पिल खत्म हो जानी चाहिए। इतने अजीब सीन को देख के ओल्ड सिया बिल्कुल पागल हो गया होता है, उसे वहाँ पे लग रहा होता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। वहीं हम देखते हैं जेन लगातार ओल्ड बॉय को चीयर कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ओल्ड बॉय का पेट काफी भर चुका होता है, तो सोचता है सच में ये पिल खाने में काफी टेस्टी है। हालांकि यहाँ जो क्वांटिटी पड़ी है वो काफी ज्यादा है। पहले जब मैं काफी यंग था तो मुझे 5 स्टार क्लियर मिस्टीरियस पिल लेने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। ये सब सोचते हो काफी रोने लगता है और सोचता है अगर मुझे ये सारी पिल तब मिल गई होती तो मेरा फाउंडेशन काफी स्ट्रांग होता। जेन को लग रहा होता है कि ओल्ड बॉय इसलिए रो रहा है क्योंकि वो यहाँ पे और नहीं खा सकता और उसका पेट काफी भर चुका है। जेन बोलता है ओल्ड बॉय अगर आप और नहीं खाते तो कोई बात नहीं, मैं उसके बावजूद आपको 1 लाख टॉप ग्रेड के स्पीड स्टोन दूंगा। ओल्ड सिया बोलता है जेन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जब मैं और ओल्ड बॉय काफी यंग थे तब हमको 9 स्टार क्लियर मिस्टीरियस पिल मिली होती तो हमने अपने रियलम को काफी जल्दी क्रॉस कर लिया होता, लेकिन हम दोनों यहाँ पे ट्रिब्यूलेशन रियलम के 3rd लेवल पे आके फंस चुके हैं। जब मेहनत करने के बावजूद हम सिर्फ 4th लेवल पे पहुंच पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी कल्टिवेशन की फाउंडेशन काफी वीक है। जेन बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो क्या आप फ्यूचर के अंदर ओल्ड बॉय की हेल्प कर सकते हैं, आपको भी यहाँ पे 1 लाख टॉप ग्रेड के स्पीड स्टोन दूंगा। यहाँ तक कि अगर आप चाहे तो मैं आपको अभी भी 1 लाख टॉप ग्रेड के स्पीड स्टोन दे सकता हूँ। ये सुन के ओल्ड सिया बिल्कुल चुप हो जाता है और बोलता है मैं भले ही तुम्हारे सेट से नहीं हूँ पर क्या मैं इस पिल को खाने में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। जेन बोलता है हाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं हम देखते हैं ओल्ड सिया आगे बढ़ते हुए क्लियर मिस्टीरियस पिल को खाना स्टार्ट कर देता है ताकि जेन देख रहा होता है कि ओल्ड बॉय ओल्ड सिया दोनों बैठ के खा रहे हैं, साथ ही में जैकी भी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लियर मिस्टीरियस पिल को खाने की स्पीड काफी कम है। ओल्ड बॉय बोलता है जे यून जो 2 क्लियर मिस्टीरियस पिल है टियानो ऑक्शन के लिए तुमने दी है ना। जेन बोलता है हाँ मैंने वो 2 पिल दी है, बस वहाँ पे ये देखना चाहता था कि आखिर कौन वो बेवकूफ होगा कि उन दोनों पिल को खरीदेगा। ओल्ड सिया सोच रहा होता है वो एक पिल कम से कम मिलियन लो ग्रेड स्पीड स्टोन की होगी, फिर भी ये बंदा यहाँ पे बोल रहा है कि वो किसी भी काम की नहीं, इसने बस यहाँ पे बायर की बेइज्जती करने के लिए वो दोनों पिल रखी है। वहीं हम देखते हैं चैन चुई को जिसने वो दोनों पिल खरीद ली होती है, तो वहाँ पे काफी खुशी से जेन की तरफ आ रही होती है। फैन भी काफी खुश होता है बोलता है मास्टर आप काफी कमाल की हैं। वो भी काफी खुश होता है बोलता है हम जल्द से जल्द सीने के पास जाते हैं, काफी मजा आएगा। चैन चुई वहाँ पे सोच रही होती है आखिर यहाँ पे जेन का रिएक्शन क्या होगा। मुझे पता है भले तुम्हारे पास कितनी वेल्थ क्यों ना हो लेकिन तुम्हारे पास 9 स्ट्रिप क्लियर मिस्टीरियस पिल नहीं हो सकती। लेकिन जब वो फैन जेन के गेट पे पहुंचता है तो काफी शौक रह गया होता है, वो बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो लोग अंदर की तरफ देखते हैं ओल्ड बॉय ओल्ड सिया और जे यून तीनों ही मिलकर पिल खा रहे हैं। ये चीज देख के चैनचू अंदर से टूट गई होती है। चैनचू के लिए ये पेन यार बिल्कुल भी सहने लायक नहीं था। वूफेन बोलता है मास्टर आखिर आपको क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वो तीनों ही वहाँ पे चैनचू और वूफेन को देखते हैं। ओल्ड बॉय और ओल्ड सिया जब देखते हैं कि उन लोग के हाथ में 2 बॉक्स है तो उन लोग को समझ में आ जाता है चैनचू वो इंसान है जो कि यहाँ बेवकूफ बन चुकी है। थोड़ी देर बाद चैनचू को पता चलता है कि जो पिल उसने खरीदी है वो वहाँ पे रियलिटी के अंदर जीव ने ऑप्शन के अंदर दी थी। तभी हम देखते हैं चैनचू वहाँ पे हंसने लगती है, उसी वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। चैनचू बोलती है ओल्ड बॉय तो काफी फनी हो गया। ओल्ड बॉय को नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर वो क्या बोले। वो बोलता है यंग मिस आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने ये पिल इसीलिए खरीदी ताकि आपकी डिसेबल कंडीशन बढ़ सके। तभी हम देखते हैं वो फैन बोलता है जे यून क्या मैं क्लियर मिस्टीरियस पिल खा सकता हूँ, यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन में मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ओल्ड बॉय ओल्ड सिया काफी खुश हो गए होते हैं, सोच रहे होते हैं आखिरकार कोई हमारी हेल्प करने वाला है, हमारा पेट तो काफी फुल हो चुका है।
जेन बोलता है वू फैन तुम यहाँ पे जितना चाहो उतना खा सकते हो। वही हम देखते हैं वू फैन काफी खुश हो गया होता है और उसके मुंह से पानी आ रहा होता है। वू फैन वहाँ पे आगे बढ़ते पिल को खाने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके हाथ से थोड़ी बहुत पिल गिर जाती है। वो पिल वहाँ पे गिर के जैक के पास चली गई होती है। वू फैन काफी परेशान हो गया होता है, कहीं ये डॉग इतनी महंगी पिल को खाना ले। लेकिन तभी हम देखते हैं वो डॉग वहाँ पे क्लियर मिस्टेस पिल को किक मार के फेंक देता है। जैकी को वहाँ पे बिल्कुल भी पिल खाने का मन नहीं होता। ये देख के वू फैन काफी शॉक रह गया होता है। अभी ओल्ड सिया बोलता है यंग मिस चैन चुई आपको अपने डिसाइबल को समझाना चाहिए, इसने यहाँ पे 2000 क्लियर मिस्टेस पिलिश डॉग को खिला दी। ये बात सुन के चैन चुई और वू फैन दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वू फैन काफी सैड हो गया होता है और सोच रहा होता है इसने यहाँ पे 2000 पिल खा ली, मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर एक भी क्लियर मिस्टेस पिल टेस्ट नहीं करी, मेरी डॉग की किस्मत मेरे से भी काफी अच्छी है। जेन बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्लियर मिस्टेस पिल बाकी है, लोग काफी स्पीड से खाना होगा नहीं तो ये सारी पिल बच जाएगी। ये सब देख के चैनची काफी परेशान हो जाती है और सोचती है आखिर मुझे यहाँ पे इतना अमीर डिसेबल कैसे मिल गया, के पास इतने सारे पैसे और ट्रेजर है कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती। 1 घंटे बाद हम देखते हैं ओल्ड बाय, ओल्ड सिया और वू फैन तीनों थके गिर गए होते हैं। उन लोगों ने वहाँ पे काफी यार खा लिया होता है, लेकिन जेन की परेशानी अभी कम नहीं हुई होती क्योंकि 2000 पिल अभी बाकी होती है। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे अपने मास्टर को देखने लगता है। चैन चुई बोलते मैं बिल्कुल इसको नहीं खाने वाली, मैं यहाँ पे इस पिल को खाती हूँ तो इससे मेरी इज्जत काफी कम हो जाएगी। जेन वहाँ पे लगातार चैन चुई को बोल रहा होता है कि आपको मेरी हेल्प करनी ही होगी वरना मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा। चैन चुई बोले तुम्हें यहाँ पे इन सारे पिल को रख लेना चाहिए, मैं यहाँ पे इन सारे पिल को अपने फादर के सेट के अंदर भेज दूंगी, 2000 पिल के हेल्प से बहुत सारे टैलेंट कल्टीवेट कर पाएंगे। जेन यहाँ पे इस बात के लिए एग्री कर लिया होता, लेकिन यहाँ पे ज्यादा टाइम बाकी नहीं था। जेन इन सारे पिल को इतनी जल्दी स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर नहीं भेज पाएगा, लेकिन चैन चुई वहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहती थी। चैन चुई बोलते मैं इस पिल को 10 गुना महंगे प्राइस में खरीदती हूँ, उसके बाद मैं इसको अपने फादर के सेट के अंदर भेज दूंगी। ये बोलने के साथ ही ओल्ड बाय और बाकी सारे लोग लगातार उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो बोलते यंग मिस क्या आपको भरोसा है कि आपके पास इतने पैसे होंगे जितने जेन के पास नहीं है। वहीं हम देखते हैं चैनची को काफी शर्म आ रही होती है क्योंकि उसको पता होता है जेन के पास उसकी 100 से भी ज्यादा पैसा है। सिर्फ और सिर्फ चैनची को उस पिल को खाने के लिए जेन ने सारी जगह फुल सजा दिया होता है। वहीं हम देखते हैं चैनची भी वहां से पिल उठा लेती है। चैनची सोचती है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ पे इस पिल को खाना ही होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते सारे लोग मिलकर सारी पिल को खा लेते हैं। सारे लोगों ने वहाँ पे लगभग 2-2000 पिल खाई होती है। वहीं हम देखते हैं 2 लोग को हायर करने के लिए जेन को 300 पॉइंट मिले होते हैं। इन सारे क्लियर मिस्टेस पिल को खाने की वजह से जेन को 1000 पॉइंट मिले होते हैं। वहीं हम देखते हैं जेन को रिवॉर्ड के तौर पे 3 9 ग्रेड सोल रिटर्निंग हाउस मिले होते हैं और वहीं 5 9 ग्रेड के गोल्डन सिलिकॉन स्टार साइनिंग स्टोन मिले होते हैं। जेन ने यहाँ पे ये टास्क काफी बढ़िया से करा होता है। जेन ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको इतने सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। चैनची बोलते ओल्ड बाय क्या तुम्हें देख के लग रहा है कि मैं किसी भी एंगल से सेट लीडर या मास्टर लग रही हूँ, मैं यहाँ पे जेन की कल्टिवेशन में भी हेल्प नहीं करती और वहीं उसको कोई भी रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करती, उल्टा मुझे यहाँ पे जेन से काफी प्रॉफिट होता है। ओल्ड बाय बोलता है वैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जेन बिल्कुल भी डिसाइबल की तरह नहीं लगता, आप ऐसा देख के लगता है कि वो स्टार सोल सेट का मनी गॉड है और वहीं वो अपने पैसे को काफी वेस्ट करता है। तभी हम देखते हैं जेन बोलता है ओल्ड सिया क्या तुम्हें 9 लीव सोल रिटर्निंग हब के बारे में पता है। ये सुन के ओल्ड सिया काफी सरप्राइज हो गया होता है। वो बोलता है हाँ मैं इस हब को जानता हूँ, ये यहाँ पे एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल हब है। के बाद वो वहाँ पे जेन को हब के बारे में बताने लगता है। सोल रिटर्निंग हब का हर एक लीफ बताता है ताकि इसके मेडिसिनल इफेक्ट क्या क्या है, जितने ज्यादा उसके ऊपर लीफ होंगे वो उतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर एक भी लीफ सोल रिटर्निंग हब नहीं देखा, तो 9 लीफ सोल रिटर्निंग हब तो बहुत दूर की बात है। जो सोल रिटर्निंग हब होता है वो सोल रिटर्निंग लाइफ सेविंग पिल को बनाने में काफी हेल्प करता है। अगर तुम्हें यहाँ मरे हुए 24 घंटे ज्यादा नहीं हुआ, तुम्हारी सोल पूरी से खत्म नहीं हुई, तो इस पिल की हालत तुम्हें वापस जिंदा किया सकता है। किसी भी ट्रिबुलेशन क्रॉसिंग रीलिंग एक्सपर्ट के लिए ये सबसे बेहतर पिल होती है। इस पिल की हेल्प से उन लोगों की सोल खत्म नहीं होगी, भले वो लोग सरपास करते हुए फेल क्यों ना हो जाए। ये पिल इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि अगर आप हेल्थ के आधे रास्ते में पहुंच गए हो फिर भी आप वापस जिंदा हो सकते हो। लेकिन आखिर तुम इस बारे में पूछ क्यों रहे हो? ये देख के ओल्ड बाय को लग रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जेन के पास ये हब भी हो। ओल्ड बाय बोलता है ओल्ड सिया क्या तुमने बैम्बू डीमन ग्रास, व्हाइट सोल फ्लावर और पर्पल थंडर फ्रूट को देखा है? ओल्ड सिया बोलता है हालांकि ये सारे हर्ब्स काफी रेयर होते हैं, लेकिन मेजर सेट के अंदर ये लोग थोड़ी क्वांटिटी के अंदर मिल सकते हैं। ओल्ड बाय बोलता है क्या तुम्हें पता है जेयू ने इन तीनों हर्ब्स को एडिशनल बात के लिए यूज किया। ये सुन के ओल्ड सिया काफी शॉक रह गया होता है, उसके हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा वेस्ट है। ओल्ड बाय बोलता है जेयून तुम्हारे पास पक्का से 9 लीफ सोल रिटर्निंग हब होगी, लेकिन इस बार इसको मेडिसिनल बात के लिए यूज मत करना, ये एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल हब है। जेयून बोलता है लेकिन मेरे पास यहाँ पे 3 है, अगर इनमें से एक को मैं मेडिसिनल बात के लिए यूज कर लेता हूँ तो ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ओल्ड सिया बोलता है जेयून तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 3 9 लीफ सोल रिटर्निंग हब है तो तुम इन तीनों को यहाँ पे मुझे भेज दो, मैं अपने सारे एसेट को बेच के इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये एक लाइफ सेविंग हब है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे चैनचू के पास जाता है
और वहाँ पे एक सोल रिटर्निंग हब उसको दे देता है। जेवन बोलता है मास्टर ये आपके डिसाइबर की तरफ से एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है। जो कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यहाँ पे क्या करे। जेवन ने उसके सेट को ज्वाइन करने के लिए पूरे 1 लाख टॉप ग्रेड के स्पीड स्टोन दिए और वहीं डायरेक्ट डिसाइबल बनने के लिए 5 लाख स्पीड स्टोन और दिए। और अब वो यहाँ पे टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पे एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल हब भी दे रहा है। आप ऐसा देख के लग रहा है कि मैं उसको लूट रही हूँ। चैन जो ही सोच रही थी शायद से फ्यूचर के अंदर जेन के फेवर को लौटाने के लिए मुझे अपनी बॉडीज को ऑफर करनी पड़ेगी। ये चीज काफी बेकार होगी। क्या मुझे लेजेंडरी स्पिरिचुअल हब्स को वापस लौटा देना चाहिए? लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि उसे भी यहाँ पे लेजेंडरी स्पिरिचुअल हब की काफी जरूरत पड़ेगी। तो वो अपने ट्रिब्यूलेशन रियलम को क्रॉस कर रही होगी। जेन बोलता है इनमें से एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल हब को मैं ओल्ड बाय को दे दूंगा और वहीं दूसरी लेजेंडरी स्पिरिचुअल हब को अपने मेडिसिनल बात के लिए यूज करूंगा। लेकिन ओल्ड बाय तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। सुन के ओल्ड बाय काफी खुश होता है और बोलता है हाँ मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं ओल्ड सी अपनी बॉडी दिखाते हुए बोलता है मैं भी काफी स्ट्रांग हूँ। मेरे ओल्ड अपेयरेंस को देख के बेवकूफ मत बनो, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। वहीं हम देखते हैं ओल्ड सी की बॉडी को देख के जेन काफी शॉक रह गया होता है। ओल्ड बाय बोलता है ओल्ड सी आखिर तुम क्या कर रहे हो? ये लेजेंडरी स्पिरिचुअल हब मेरी है, मैं यहाँ पे इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वहीं हम देखते हैं दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। फिर ये सारी बातें सुनकर काफी शॉक रह गया होता है। मैं अपने सीनियर ब्रदर से मेडिसिनल बात लेने के लिए पूछूंगा। तभी हम देखते हैं ओल्ड सिया बोलता है यंग मिस चैन चुई मुझे आपके सेट को ज्वाइन करना है। आपका सेट काफी पावरफुल है, अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो मैं काफी रिग्रेट करूंगा। मैं तुम्हारे सेट का काफी अच्छा एडिटर बन सकता हूँ। चैन चुई बोलती है ओल्ड सिया आप एक 9th ग्रेड के अल्केमिस्ट है और वहीं आप ट्रिब्यूलेशन रियलम पे भी है। और अगर बात की जाए टियानो ऑक्शन हाउस की तो पूरे जाउटियन कॉन्टिनेंट के अंदर फैली हुई है। क्या आपका भरोसा है आप एक नए स्टार सोल सेट को ज्वाइन करना चाहते हैं? और अपनी एंट्री को कंफर्म करने के लिए ओल्ड शिया बोलता है जो जब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें खिलाया है, तो तुम मुझे मना करती हो तो मैं तुम्हारे फादर के पास जाऊंगा। ये सब सुन के चेंजी कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। ओल्ड शिया का स्टार सोल सेट ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है जेयून। वो यहाँ पे इतनी इजीली लेजेंडरी हब्स को दे रहा है, इसका मतलब उसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स है। अगर मैं यहाँ पे जीवन के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं बनाऊंगा तो मुझे फ्यूचर में काफी रिग्रेट होगा। चैन चुई बोलती है लेकिन आपका तो ऑक्शन हाउस का बिजनेस है उसका क्या होगा? ओल्ड सिया बोलता है मैं उस बिजनेस को अपने बेटे को दे दूंगा जो कि वैसे किसी काम का नहीं है। ये सब देख के ओल्ड बाय काफी गुस्सा हो गया होता है। ओल्ड सिया हंसते हुए बोलता है मुझे ये सब देख के काफी खुशी होती है। अब तुम यहाँ पे कुछ करना चाहते हो लेकिन तुम मेरे खिलाफ कुछ कर नहीं पाते। सही बात यहाँ पे सोल रिटर्निंग हब्स की तो हर किसी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। वही हम देखते हैं चैन चुई को जो कि काफी परेशान हो गई होती है। वो अपने स्टार सोल सेट को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन पता नहीं कहां से दो अजीब से डिसाइपल आ गए और अब मेरे सेट के अंदर एक 9th ग्रेड का अल्केमिस्ट भी आ रहा है। इस तरीके से मैं अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान कैसे दूंगी, हायर रियल में कैसे पहुंचूंगी और हायर रियल में पहुंच के अपना रिवेंज कैसे लूंगी। तभी हम देखते हैं अचानक से जेयून बोलता है क्या यहाँ पे कोई गोल्ड एंड सिल्क वर्म स्टार शाइनिंग स्टोन के बारे में जानता है? ये बात सुन के वो सारे लोग और भी शॉक हो गए होते हैं। तुम्हारे पास यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्क वर्म स्टार शाइनिंग स्टोन है? ये देख के जेन काफी परेशान हो गया था और बोलता है नहीं मेरे पास नहीं है, मैं बस यहाँ पे तुम लोगों से पूछ रहा था। लेकिन उन तीनों को वहाँ पे ऑलरेडी जेन का स्टाइल पता होता है। वो लोग जानते थे जेन के पास ऑलरेडी वो स्टोन है। वो फैन बोलता है ब्रदर जेयून आखिर आपके पास ये सारे ट्रेजर आते कहाँ से हैं? अभी सारे लोग जेयून से ये बात पूछने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं केंजुई के पास में एक अलार्म बजता है। केंजुई बोलती है लगता है यहाँ पे स्टार सोल सेट में कोई दिक्कत है, लगता है मेरे फादर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए आए हैं। चेंजी को पता था कि वो यहाँ पे ये देखने के लिए आए हैं कि आखिर यहाँ पे चेंजी के स्टार सोल सेट ने कितना प्रोग्रेस किया है। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।